अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में आज हम वेलकम कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, वीकेंड आपके सर पे खड़ा हुआ है। आज का दिन इबादतों को हम डेडिकेट करेंगे और हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा। शेफ मुनीज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन। क्या जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। शेफ मुनीज़ा, मुझे एक बात बताएं, सच आपका कभी भी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है ज़िंदगी में इनयूजुअल कि आपने कोई चीज़ प्लान की हो पूरे हफ्ते या पूरे महीने की, यार ये वो डेट्स आ रही हैं, मुझे ट्रैवल करने के लिए जाना है या मुझे कहीं छुट्टियों पे जाना है, और फिर आप लास्ट मिनट में सब कैंसिल कर दें? हाँ। और सब कुछ सही हो, मतलब कोई प्रॉब्लम भी ना हो, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा, मैं कैंसिल कर रही हूँ। हाँ, हो जाता है इस तरह और हुआ भी है। लेकिन फिर उसके बाद हम तो सेट होते हैं, लेकिन जो साथ जाने वाले होते हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं। अबे यार, ये तुमने क्या कर दिया। हाँ। और अक्सर फ्रेंड्स के साथ इस तरह होता है। वो मैं अपने फ्रेंड्स में इस चीज़ के लिए बड़ी मशहूर हूँ कि मैं एंड मोमेंट में टोपी करा देती हूँ। लेकिन उसकी वजह क्या होती है? बस नहीं होता मूड या कोई भी रीज़न होता है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना तो नहीं करना, इट्स ओके। बहुत बार ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वीकेंड पे आपके दोस्त कोई प्लान बना रहे होते हैं या कोई प्लान बन रहा होता है मूवी पे जाने का, डिनर पे जाने का, किसी गेट टुगेदर का, और अगर आप आखिरी मिनट पे प्रेफर करते हैं कि आप घर पे ही रहें, एक दो दफ़ा तो चलता है, लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो शायद आपके अंदर डिप्रेशन है किसी तरह का। डू यू रियलाइज? अच्छा। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो आपको एंटी सोशल कर देता है, आप सोशलाइज नहीं करना चाहते। लेकिन कभी कभी इस पर आप इतना काम कर रहे आप होते थक भी जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कभी कभी तो सही है। हाँ। लेकिन शबनूर साहब, आपको एक बात बताऊँ, यूजुअली होता है कि मुझे लगता है कि जब आप दोस्तों से मिलते हैं और आप जब हंसी मजाक करते हैं और कोई काम की बात नहीं करते, जब आप ऐसी बेतुक, आपको पता है कभी कभी इलॉजिकल होना भी बड़ा अच्छा होता है, और कभी कभी बेतुकी भी जो बातें होती हैं वीकेंड्स के ऊपर, दोस्तों से, फैमिली वालों से मिलना और एक थोड़ा सा वक्त ऐसे गुजारना जहाँ पे आप सिर्फ काम से रिलेटेड या कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हो जो कि आपको तनाव दे या किसी भी किस्म का जहनी अजियत दे रही हो, और आप रिलैक्स हो, ये चीज़ आपको 3 घंटे सोने से ज़्यादा आराम भी दे सकती है, अनवाइंड भी कर सकती है। जरा उर्दू में कहते हैं ना, भड़ास निकल जाती है। अब वो भड़ास ज़रूरी नहीं कि आप किसी पे गुस्से पे चिल्लाएं तो भड़ास निकलेगी। कभी कभी ये जो नेगेटिविटी आपके अंदर होती है या कभी कभी आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कभी हम लोग काम को इतना वक्त दे रहे होते हैं कि हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से बातचीत नहीं कर पाते और इतनी बातें जमा होती हैं। तो वीकेंड्स पे, ये नहीं कि सारे वीकेंड्स, एक वीकेंड आप ऐसा रखें कि आप अपने आप को वक्त दें, एक वीकेंड आपके बच्चों के लिए लाजमी डेडिकेटेड होना चाहिए, एक वीकेंड आपकी फैमिली का होना चाहिए। और चौथा? हाँ, अब 3 तो हो गए। चौथे में जो दिल चाहे करे, चीट डे, चीट वीकेंड, जो दिल आए करे, कोई मसला नहीं। वेरी गुड। लेकिन ये चीजें जरूरी है, मुझे लगता है कि आपको अपनी दिन को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको मैनेज, अगर आप प्रॉपर कोई भी चीज़, चाहे लाइफ हो, चाहे आप कहीं जॉब करें, अगर आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि सब कुछ ही वेस्ट हो जाता है। आपको हर चीज़ में प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। अच्छा, मुझे उन चंद लोगों से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है कि जो कि 3 बजे दोपहर को सो के उठते हैं, या कोई, मैं कसम से आपसे झूठ नहीं कह रहा। कौन लोग हैं? शेफ मुनीज़ा, मैं इस तरह के बेतहाशा लोगों को जानता हूँ जिनकी शुरुआत दिन की शाम के 6 बजे होती है, और वो फिर उसके बाद क्या रहता है? मैं कहती हूँ दिन ही एंड हो गया, फिर बचा क्या? नहीं, वो मतलब बड़ा अजीब सा टाइम गुजरता है। मैं उसके वीकेंड्स की बात कर रहा हूँ कि बस शाम को 6 बजे तक सो रहे हैं, फिर उसके बाद उठ के फ़ोन देखा, टीवी देखा, फिर दोबारा सो गए। अच्छा, मेरी तो इतनी बुरी आदत हो गई है कि सैटरडे वाले दिन भी सुबह में आँख खुल जाती है, फिर सोचते हैं यार क्या करूँ। अच्छा, बेड पे लेटे रहे, चलो 1 घंटा निकालिए, अब बस खड़े हो जाओ, अब बेड पे भी नहीं लेटा जा रहा होता। तो ये चीज़ होती है, फिर कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं, मुझसे नहीं सोया जाता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कभी जो आपके वीकेंड्स होते हैं, अगर आप, बहुत सारे लोग हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग काम के लिए निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग है, सुबह सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो छुट्टी का दिन है, अगर उस दिन भी आप सुबह जल्दी उठें और वो छुट्टी का दिन अर्ली मॉर्निंग का अगर आप अपने घर में गुजारें, शायद मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है और आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने घर वालों के साथ स्पेंड करने के लिए। अगर यही फिर आप 3 बजे उठे हैं और फिर नेक्स्ट डे ऑब्वियसली वर्किंग डे है, मंडे संडे के बाद, तो आप फिर क्या हुआ, फिर वही रात को जल्दी आपको सोने का लग जाएगा कि यार सुबह जल्दी उठना है, जाना है जॉब पे, इस तरह, तो वो आपका टाइम बड़ा शॉर्ट हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपको टाइम स्पेंड करने को ज़्यादा मिलता है। और ख़वातीन और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है। आप लोग प्लीज़, जितनी भी ख़वातीन और हजरात ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यू मस्ट गो फॉर योर रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर इसकी टाइमली वक्ती तशख़ीस हो जाती है सही वक्त पे, तो आप बहुत सारी मुसीबत से बच सकते हैं। आज का एक बहुत ज़बरदस्त शो आपका मुंतज़िर है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात एक बहुत ही शानदार पाकिस्तानी खातून से कराते हैं जो कि स्वीडन में रहती हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त ऑटोमेटिव इंजीनियर है, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। स्वीडन गई वो 2017 में एज ए स्टूडेंट और 2019 में उन्होंने ग्रेजुएट किया और अब तक 3 बेतहाशा ज़बरदस्त स्वीडिश ऑटोमेटिव कंपनीज में काम कर चुकी हैं। सबसे पहले उनका पैकेज देखते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज देखा। हमारे साथ हैं आमना मुस्तबीन बेग। अस्सलाम वालेकुम आमना, हाउ आर यू? Hey, I'm good. How are you? I'm pretty good. आमना, प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। आप किस तरह स्वीडन गई, कब गई, क्या क्या आपने तालीम हासिल की हुई है? जी, तो I was born in Pakistan. मैं ज़्यादा अपना लाइफ मैंने पाकिस्तान में ही गुजारी है और I belong to इस्लामाबाद। और मैं मैंने अपना बैचलर पाकिस्तान से ही किया है और फिर 2017 में मैं स्वीडन आई थी एज अ स्टूडेंट और ऑन स्कॉलरशिप। और फिर मैंने पढ़ा है मास्टर्स इन सप्लाई चेन और जिसका फोकस था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर। और लाइक सिंस द स्टार्ट मैं काफ़ी पढ़ाई मुझे पसंद थी और मैं पढ़ने का मुझे काफ़ी शौक था। तो पहले मैंने एक मास्टर्स किया इंग्लैंड से इन मैनेजमेंट, फिर मैं वापस पाकिस्तान गई, कुछ टाइम वहाँ पे रही और फिर दोबारा मुझे था कि मैंने कुछ और पढ़ना है, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट और स्टडी समथिंग डिफरेंट। फिर आई लुक्ड अराउंड और फिर मैंने ये डिग्री चूज़ की सप्लाई चेन। और फिर मैं 2017 में ऑन स्कॉलरशिप मैं स्वीडन आ गई थी। फिर मैंने 2 साल अपनी डिग्री कंप्लीट की 2 साल में और फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या मैं वापस पाकिस्तान चली जाती या मैं इधर ही रहती और मैं जॉब ढूंढती। बट आई डिसाइडेड टू स्टे बैक हियर इन स्वीडन और फिर मैंने जॉब ढूंढी। बट दैट्स अनदर स्टोरी, बट दैट्स बेसिकली हाउ आई केम टू स्वीडन एंड व्हाई। दैट्स ग्रेट। आमना, मुझे एक बात बताएं, आप यूरोप में रह रही हैं काफ़ी अरसे से। हाउ डज इट फील टू बी अवे फ्रॉम होम फॉर सो लॉन्ग? इतने दिनों से आप पाकिस्तान से दूर। आप नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता। दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग हियर। लेकिन यहाँ पर आपके पास सब फैसिलिटीज़ हैं, लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आई मिस पाकिस्तान। लेकिन कैसा लगता है जब आप There's not even a single day आप मिस करते हो। मैं कह रहा हूँ, आपको यूरोप में कैसा लगता है जब आप और पाकिस्तानियों से मिलती हैं? पाकिस्तानी यहाँ पे स्वीडन में तो बहुत कम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब मैं मिलती हूँ तो फिर ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं दूर दूर कोई 1-2 पाकिस्तानी आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन यार अगर कोई मिल जाए तो फिर we try to be friends और कोशिश करते हैं कि कनेक्शन रखें। अच्छा, what are the goals that you have faced being an overseas पाकिस्तानी? जब आप गई थी तो कौन कौन से गोल्स थे, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको वहाँ जाके? जब मैं आई थी तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे स्वीडिश बोलते हैं सब, इंग्लिश सब समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको स्वीडिश नहीं आती तो आप थोड़ा सा आपको पुश बैक मिलता है हर जगह पे। तो सबसे बड़ा तो लैंग्वेज था। लेकिन मैंने फिर कोर्सेज किए हैं, मैंने पढ़ा है स्वीडिश, लेकिन अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना है कि मैं बात कर सकती हूँ ना, फ्लुएंट समझ सकती हूँ। हमारे काम पे भी स्वीडिश, तो हमारी सारी मीटिंग सब स्वीडिश में है। उसके अलावा वेदर कंडीशन, स्वीडन बहुत ठंड है यहाँ पर, जैसे -15 डिग्री विंटर्स में, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान से आना और एकदम से इस तरह के वेदर में वो बड़ा मुश्किल था। एक सुबह उठते थे तो अंधेरे में काम पे जाते थे और वापस आते तब भी अंधेरा ही होता था।
तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और फिर पाकिस्तान से आना इटसेल्फ, लाइक लोग परसीव करते हैं जैसे पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, कि आपको पता है जनरल परसेप्शन अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, स्पेशली इस टाइम पे, तो और इट्स वर्स। लेकिन वो एक हमारा लाइक एक रूल है कि हमने इधर रहना है, तो हमने पाकिस्तान का नाम ऐसे शो करना है जैसे वी आर समथिंग एंड वी आर डूइंग समथिंग गुड एज वेल। ठीक है, हर जगह पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन जब कोई सुनता है कि वो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो थोड़ा सा उनके दिमाग में और चीज़ें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब कोई पाकिस्तानी से मिले, और हम खुद भी तो शो करें जैसे पाकिस्तान अच्छी जगह है और वहाँ अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, फिर अगर ये अगर कि- आप कभी अगर आप कभी स्वीडन छोड़ती हैं तो आप फिर और कौन सी कंट्री में जाके रहना चाहेंगी? फिर पाकिस्तान, क्योंकि मुझे स्वीडन, मुझे अब तो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ लोग अच्छे हैं, लाइक लड़कियों के लिए अच्छा है, इट्स अ वेरी सेफ कंट्री। एक बार पाकिस्तान, अगर मैं इधर से निकलूंगी तो फिर आई थिंक आई विल गो बैक टू पाकिस्तान, फिर कोई और नहीं। एक्सेलेंट, जबरदस्त। और आपके But अपना it's आगे really आगे के nice. क्या गोल्स वगैरह हैं? आगे क्या सोचते हैं करने का? आगे आपने जिस तरह मेंशन किया है कि मैं ऑलरेडी लाइक यहाँ पे स्वीडन की जो 3 बड़ी ऑटोमेटिव कंपनीज हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल में ऑलरेडी काम किया है, तो आई हैव लर्न अ लॉट, बट आई विल नॉट से कि मैंने हर चीज़ सीख ली है। सो आई वांट टू लर्न मोर, डेवलप माय स्किल्स, और फिर मे बी आई एम थिंकिंग मे बी some other industry, I will try that. And but in the future, in the long run, I want to come back to Pakistan and work there. सब लोग, मैंने काफ़ी लोगों ने बोला है कि if she's doing something towards good for Pakistan, so something good is कि मैं वापस आने का प्लान कर रही हूँ, and I want to come back and work there, और जो वहाँ एक्सेलेंट। use करना है। आमना, जब आपको पता चलता है कि कोई Ultimate पाकिस्तानी यूरोप आए हुए हैं तो आप कभी उनके लिए हेल्प के लिए कोई आपने कुछ किया है कि आई एम राइट? Yeah, I'm always available. Like ये तो अक्सर ये होता है कि काफी लोग हैं यहाँ पे, लाइक ओवरऑल यूरोप में जो पाकिस्तान से हैं और काफी अपनी अपनी फील्ड्स में सब एक्सेल कर रहे हैं, बट यू डोंट नो अबाउट देम। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपको अवेयरनेस क्रिएट हो कि like, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे किसी की हेल्प करनी पड़े तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। पहले ये था कि आई हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, तो उस पर अगर मुझे कोई भी मैसेज करता है मैं पढ़ती हूँ। लाइक अभी जो न्यूज़ चली थी कुछ दिनों पहले, उसके बाद मुझे बहुत मैसेज आए हैं, लोगों ने बताया मैंने अभी ये पढ़ा है, मैं आगे ये करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे आई वांट टू टेक इट मोर, आई वांट टू बी मोर एक्टिव ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो उस पे मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल, सुपर। या मैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे। आमना, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू and inshallah looking forward to see Thank you you. again. अपना ख्याल रखिएगा। Thank you very much for talking to us. Thank you. Take care. Allah Hafiz. ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हो जाता है चमकते चेहरे का, और चमकते चेहरे में हमारे साथ हैं हुमैरा नाज। सलाम हुमैरा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या कर रहे हैं आज हम? आज क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो उस हवाले पतझड़ का मौसम। बिल्कुल पतझड़ का मौसम है, तो बाल भी बड़े झड़ हमारे भी पत्ते झड़ रहे हैं। इंसानों के पत्ते झड़ रहे झड़ होते रहे हैं। हैं। कैसे रोका जाए इन पत्तों को झड़ने से? बिल्कुल, आपको पता है कि मैं तो वो चीज़ें बताती हूँ जो आम घर में मौजूद होती हैं, उन चीज़ों से हम अपने बालों का इलाज एक करेंगे। चीज़ आपने बताई थी घर से मक्खियों को भगाने के लिए, और वो इतना ज़बरदस्त टोटका था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बिल्कुल, वह जहाँ जहाँ स्प्रे किया वहाँ पे मक्खियाँ नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन था वो। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है वो स्प्रे। और दूसरी चीज़ें ये कि डेंगू से बचने के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो ज़रूर करें, क्योंकि डेंगू आजकल इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि लोग उससे ज़ाहिर है आजिज़ भी लेकिन हैं। मेरा मुझे कसम से मैं ये सोचता हूँ कि हम कितना किस किस चीज़ से बचें भाई।
एक अजीब जहन तो इसी वक्त लगा रहता है, यहाँ मत अब जाओ हमें मत ऐसा लग रहा है जिंदा रहने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास खुद अल्लाह, देखिए हमें आज कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें पहले से मुहैया की नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। अवेयरनेस हमें बाद में आती है, आप लोगों के थ्रू यहाँ चैनल पे आते हैं तो हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और वो लोग फ़ायदा भी उठाते हैं उन चीज़ों से। अब जैसे कि अभी जो पतझड़ का मौसम आपने कहा, उसमें बालों का इतना कोई इशू आएगा ना अभी, और हर बंदा परेशान हो जाता है कि इतने बाल गिर रहे हैं, इतने बाल गिर रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक स्प्रे बता रही हूँ जो वो हर कोई यूज़ कर सकता है। किस लिए? क्योंकि सर्दियों में बाल आपने देखा होगा करंट लगना शुरू हो जाता है, हाँ, फ्रिजी से हो जाते हैं, ड्राई, स्कैंटी हो जाते हैं, टिक आवाज आ रही होती है, बिल्कुल उसमें से वो आवाज़ें आ रही होती हैं। तो उसके लिए सिंपल, सर्दियों में गाजरें बहुत आती हैं, बिल्कुल। आपने गाजर का जूस निकाल के उसको छन्नी से छान लेना है, ये मैंने छान के रखा हुआ है। सिंपल चावल का जो पानी है ना वो आपके लिए बेहतरीन है, स्किन के लिए भी और आपके बालों के लिए भी। चावल का पानी बनाए कैसे? चावल भिगो दिए? कुछ नहीं करना, सिर्फ भिगो देना चावल, भिगो दिए चावल, भिगो दिए। ये हमने चावल जो हैं ये भिगोए हुए हैं, ठीक है। इसका पानी ये तकरीबन आधे एक घंटे से भीगे हुए चावल हैं, ये मैंने इसका पानी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। ये तकरीबन समझें आधा प्याली के करीब चावल थे, इसको मैंने भिगो दिया था। अब ये पानी जो मिक्स हो गया है ये हमने सिंपल इस स्प्रे गन में डाल देना है। चावल का पानी और गाजर का जूस जी, तकरीबन एक प्याली के करीब आधा प्याली के करीब चावल जो हैं वो भिगो दिए, और उसका पानी तकरीबन ये 2 गाजरों का पेस्ट बनाया था, उसके बाद इसको छान लिया। छानने के बाद आपने करना ये है कि जब आप तैयार हो जाएं, बिल्कुल आप रेडी हैं जाने के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपने ऐसे 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 स्प्रे किया बालों में, और रूट्स में नहीं, रूट्स में नहीं, ऊपर और ऐसे ऐसे आपने सिंपली बालों पे ऐसे कर लेना है। आपके ये लीव इन कंडीशनर बन गया है आपका। ओके। जो आप बाजार से महंगे महंगे लिव इन कंडीशनर खरीदते हैं, ये आपका घर में रेडी हो गया है, और मेरे ख्याल से 5 या 10 रुपए इसके ऊपर लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ। तो ये आप घर में बना सकते हैं। इसको लेके लगाइए, ये फ्रिज खत्म करेगा, फ्रिज खत्म कर देगा, और बालों की कंडीशनिंग करेगा, बालों की कंडीशनिंग करेगा, आपकी क्यूटिकल को सेव करेगा बेसिकली। बेहतरीन। तो ये आपका एक हो गया, ये आपने घर में बना लिया स्प्रे। एंड देन हम दूसरा एक मास्क बनाने जा रहे हैं साबूदाना से। साबूदाने से? साबूदाना जो हम घर में खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। ये हेयर मास्क है? ये हेयर मास्क बनाते हैं। ओके। इसको हमने भिगो के उबाल लिया था। साबूदाने की खीर भी बनाते हैं ना? बिल्कुल, खाते भी हैं, ये तो बड़े मजे की होती है। खीर ही बना देती हैं। साबूदाना हड्डियों के लिए बेहतरीन है, अगर आप इसकी खीर बना के खाते हैं। कैल्शियम बहुत है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये लेस बन जाता है। मैंने इसको बॉईल करके रखा था, और इसका जो पेस्ट है वो मैंने अच्छी तरह निकाल लिया। ये पेस्ट के अंदर आपने पेस्ट कैसे बनाया? उबल गया, जेल आ गया आपका, उस जेल को आपने छान लेना है। ओके ओके ओके। उसका जेल खुद ही बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत सिर्फ नहीं उबालने है। रखने साबूदाना, सिर्फ उबालने रखने पानी डाल के। अब इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, कोई भी ऑयल जो आपके सूट करता है आपके बालों को, आप वो उसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप कोई भी डाल सकते हैं। और 1 ही चम्मच मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल आपकी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा। ये करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने ये अप्लाई करना है, ऐसे रूट्स को छोड़ के ऐसे 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 आपने बालों पे ऐसे सारे बालों स्ट्रैंड्स में लगाए, बिल्कुल, ताकि ये आपका जो है, जो बाल जिन लोगों के ड्राई डैमेज बाल हैं, ये आपके ड्राई डैमेज बालों को बिल्कुल स्मूथ कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, बिल्कुल सॉफ्ट कोटिंग आ जाएगी, क्यूटिकल आपका बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो लोग हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, उसके बाद अगर आप ये प्रोसेस करें हफ्ते में 2 दफ़ा, आधे से 1 घंटा अप्लाई लगा के रखें, उसके बाद शैम्पू कर लें। हमारा ये ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनिंग जिस दिन कर रहे हैं आयरन से, उस दिन ये ना करें, आपकी छुट्टी के करने के बाद करें। अच्छा, पहले ब्लो ड्राई कर लिया, फिर उसके ऊपर नहीं कर उसके बाद मतलब जब आपने शावर लेना है या जब करना है, जब आप ये प्रोसेस करें, ताकि वो जो आपके क्यूटिकल खुल गए उसको ये बंद करेगा, जो बालों के क्यूटिकल खुल जाएंगे। तो ये आपका एक मास्क ये हो गया बालों के लिए। एक प्रोटीन मास्क मैं बता रही हूँ, जो आपको घर में बैठे बहुत इजीली, जो आप लोग 1500 से 2-2, 2,500 हज़ार का प्रोटीन ट्रीटमेंट पार्लर में कराने के लिए जाते हैं, मैं ये वो बता रही हूँ। आपने लेना है कंडीशनर, जो आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, आपने तकरीबन 1 चम्मच इसमें कंडीशनर यूज़ करना है। 1 ही चम्मच आपने चाय का चम्मच जो है वो सरसों का तेल या जो आप यूज़ करते हैं वो कीजिए यूज़। लेमन जूस यूज़ करना है आपने तकरीबन 1 चम्मच, और दही लेना है, ये आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है दही, जो आपके अकॉर्डिंग टू हेयर होगा। ये आपने अच्छी तरह मिक्स करके, 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। दही डाला है 2 चम्मच,
और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। ये 4 चीज़ें हो गई हैं और कंडीशनर डाला 1 चम्मच। ये अच्छी तरह जब कंडीशनर दही में मिक्स हो जाएगा तो ये हमने पूरे बालों में रैप करके लगा लेना है और बालों को रैप करना है। लगाने के बाद जब रैप कर लेंगे तो टॉवल जो है वो गर्म पानी में डिप करके आपने स्क्विज करके वो आपने टॉवल लपेट लेना, गरम टॉवल लगाना है। गरम टॉवल ठीक वो है। लपेट लेना है। ये आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट, क्योंकि जब आप जाते हैं, आप पार्लर में जाते हैं तो आप स्टीम लेते हैं स्टीमर से, तो ये आपका वो स्टीमर का काम देगा। वो स्टीमर का काम जब आप इसका शावर लेंगे माइल्ड शैम्पू से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों को जो प्रोटीन की ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। ये हफ्ते में या 15 दिन में एक दफ़ा करना है। ये मास्क आपने लगाना अच्छा हुमैरा, बहुत सारे लोग इस वेदर में बालों में इचिंग की शिकायत करते हैं कि खुजली बहुत आ रही है, डैंड्रफ हो जाती है। डैंड्रफ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम सर्दियों में ना एक तो गर्म पानी यूज़ करते हैं अपने सर पे, वो जो खौलता हुआ गर्म पानी यूज़ होता है ना, वो आपकी स्किन को भी ड्राई करता है और आपकी स्कैल्प को भी ड्राई करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश्की महसूस करते हैं। तो हुमैरा मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग हैं जो कि नहाते ही थोड़ा सा हाथों में हल्का सा ऑयल लेते हैं और वो बालों में लगा के उससे स्टाइलिंग करते हैं, वो अच्छा है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ाना ऑयल लगाना नहीं चाहिए, कमज़ोर हो जाएंगे बाल। देखिए, ऑयल की जगह अगर हम सिरम वगैरह यूज़ करें तो उससे क्या होता है, जब हम बाहर निकलते हैं ना तो जितनी भी डर्ट है वो ऑयल वाली जगह पे आके चिपक जाती है। ओके। तो उससे आपका बाल या स्किन कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो स्टिकी होगी तो वो और ज़्यादा आपको पेनिट्रेशन होगी उस डर्ट की, तो उससे आपके और प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। ओके, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं मुल्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस नदीम। जी मिसेस नदीम, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी है 12-13 साल की। जी। उनके फेस पे ना 3-4 महीने से ना दाने हो रहे हैं। कमर पे? नहीं, चेहरे पे। पेट, चेहरे पे? ओके। जी, चेहरे पे हो रहे हैं और वो ना बाद में निशान छोड़ देते हैं, ब्लैक ब्लैक। एक्नी हो रही है बेसिकली। उसकी वजह से ना इनका रंग भी हल्का हो गया है। उनको कोई स्टमक का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। और डैंड्रफ है उनके सर में? जी, बहुत है। अच्छा, ठीक है। डैंड्रफ के लिए बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं। आप डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए ये प्रोग्राम देखते रहिए, अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, आपको इसका जवाब मिसेस नदीम हम ऑनर देंगे। जी बिल्कुल। अब जैसे इनकी कॉल आई, इन्होंने जो बताया, ये जो अब सीज़न आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। जब डैंड्रफ आपके सर की डैंड्रफ आपके चेहरे पे गिरती है तो आपको एक्नी प्रोड्यूस करती है। ऑयली स्किन, ऑलरेडी वो स्किन ऑयली होती है, पोर्स आपके इनलार्ज हो रहे होते हैं तो वो और इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्नी प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए कंट्रोल हमने डैंड्रफ को करना है और देन आपने गर्म पानी से सर को धोने से अवॉइड करना है। सिर्फ सर जो है वो नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। बाकी बॉडी के लिए तो आप बॉडी लोशन वगैरह लगा सकते हैं बॉडी वॉश के बाद, लेकिन सर के लिए आप गर्म पानी यूज़ ना करें। अच्छा, जो डैंड्रफ का इन्होंने बताया इशू, ये जो मैं बता रही हूँ, जो चीज़ बता रही हूँ, ये डैंड्रफ के लिए भी कारआमद है और जिन लोगों के बाल नए निकलते हैं उनके लिए भी, कि चाहिए जिनको, गंजे नहीं कह रही मैं, जिनके बाल गिर रहे हैं जिनके बाल निकल रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। मैंने इसमें लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। अच्छा, ये मैंने प्याज को बिल्कुल ब्लेंड कर लिया है, प्याज का बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको छलनी की मदद से, ये देखिए, इसका जो पानी है वो मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, ये सारा इसका आ गया अर्क। ये तकरीबन ये भी 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास इसका अर्क आ गया है। हमने सरसों के तेल में प्याज का अर्क मिलाया है और वही एलोवेरा जेल, जो कि ये बहुत कारआमद चीज़ है। अपने घर में इसको लगाएं ताकि ये आपकी स्किन को भी सही करे, एक्नी भी रिमूव करेगा और आपके बालों की डैंड्रफ भी ख़त्म करेगा, नए बाल भी आएंगे। अब इसको आपने लगाना किस तरह है, ये आपने कॉटन बड लेनी है, ऐसे करना है और अपनी पार्टीशन कर करके इस तरह मूवमेंट में आपने सर में लगाते चले जाना है, दबा दबा के, ताकि आपकी स्कैल्प पे ये अच्छी तरह लग जाए। लगने के बाद फिर आपने फिंगर टिप से मसाज करना है खूब अच्छी तरह, ताकि ये आपकी रूट्स में पेनिट्रेट हो जाए। इससे क्या होगा कि ये जो आप इसमें, क्योंकि सल्फ़र होता है प्याज के अंदर, ये पेनिट्रेट होके आपकी डैंड्रफ भी ख़त्म करेगा और रीजनरेट करेगा न्यू ग्रोथ को। तो ये आप प्याज के अखबार भी कर लेंगे, क्योंकि आजकल ऑयल भी मिल रहे हैं इसके, लेकिन प्याज घर में मौजूद होती है। आई थिंक वो ज़्यादा ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक ज़्यादा है। आप घर में बैठे सब चीज़ें कर रहे हैं
तो आप इसको प्याज के अर्क को इस तरह इस्तेमाल, खाली प्याज का अर्क कभी भी ना लगाएं। अच्छा, बाज़ लोग सिर्फ प्याज का अर्क प्याज का जूस निकाल के लगा जूस लेते हैं। निकालते हैं और वो लगा लेते हैं। मैंने कहा ना इसमें सल्फर होता है, तो कभी कभी स्किन को इरिटेशन भी हो जाती है खाली ये लगाने से। ठीक है। तो प्याज का अर्क खाली नहीं लगाना है हमने। ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी मैं बता रही हूँ, ये क्योंकि मैं खुद भी करती रहती हूँ, सिंपल, क्योंकि ये बहुत सिंपल रेमेडी है। आपने 1 चम्मच कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी के अंदर आपने एलोवेरा जेल को, जितना इसके अंदर पेस्ट बन जाए वो आपने कॉफ़ी के अंदर इसको मेल्ट करके रख देना है। थोड़ी देर के अंदर ये कॉफ़ी जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी एलोवेरा जेल के अंदर। और उसी तरह जैसे मैंने कॉटन की मदद से आपके सर पे जैसे अप्लाई किया था, उसी तरह आपने, ये देखिए अगर नज़र आ रहा है तो ये कॉफ़ी इस तरह हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब ये पेस्ट बन जाएगा तो आपने यही कॉफ़ी इसी तरह लगानी है, वही जिस तरह पार्टीशन करके हमने ठीक है, लगाया, सर के अंदर जड़ों में लगाई। ठीक है। जड़ों में लगाने के बाद आपने इसका मसाज नहीं करना है। इसको लगाने के बाद वही जो टॉवल वाला ट्रीटमेंट था मैंने बताया था, वही टॉवल वाला ट्रीटमेंट आपने कॉफ़ी लगा के करना है। कॉफ़ी से क्या होगा कि आपके सर में जो फंगल इन्फेक्शन जिनको हो जाता है, जिनके दाने निकलते हैं बहुत ज़्यादा, या डैंड्रफ बहुत सिवियर किस्म की है, तो ये उससे ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट। एलोवेरा आप अपने घरों में, मैं जिसको कह रही हूँ एलोवेरा घर में लगाएं, बहुत इजी है। ये पौधा आपके बहुत काम आता है, खाने में भी काम आता है, लगाने में भी काम आता है, सर में, स्किन में, हर चीज़ में। किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं एलोवेरा। हाँ, पौधा गिफ्ट करें आप, बहुत है ना, अच्छी व्हाई चीज़ नॉट, है, कितनी अच्छी चीज़ है पौधा गिफ्ट बहुत करना। ज़बरदस्त चीज़। और आजकल तो मैं कहती हूँ सब्जियां भी घर में उगाना शुरू कर दें। जो महंगाई चल रही है उस हिसाब से आप घर में आप हर चीज़ उगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा, Thank थैंक यू you. सो मच। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चले जाएं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और वक्त हो जाता है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और ये बताएंगी उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उनसा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेहतरीन, जबरदस्त। कलर तो बड़ा ज़बरदस्त पहना हुआ है आपने माशाल्लाह इतना अच्छा कलर पहना हुआ है, ब्राइट। मैंने हाँ, उनसे मुझे बात बताएं, आप वो कलर भी बताती हैं, कलर ऑफ द डे, आप वो चूज करके अपना वार्डरोब डिसाइड करते नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पहनना चाहिए। कहते हैं कि लकी होता है ना? जी जी मैंने भी बिल्कुल, सुना है। जैसे हर दिन का एक अलग अलग कलर होता है। देखिए, लेकिन उनसे जो कहते हैं कि जिस तरह आपके स्टार के हिसाब से एक कलर होता है, स्टार का भी कलर होता है, दिन का भी कलर होता है, दिन का भी एक स्टार होता है। संडे का जैसे सन होता है, तो उसके हिसाब से, जैसे आज जुमा है तो जुमे को वैसे वाइट पहनना चाहिए, या डिफरेंट कलर, मल्टी कलर्स आप पहन सकते हैं, सॉफ्ट कलर्स पहन सकते हैं, पिंक कलर पहन सकते हैं, लेकिन मैंने ऑरेंज पहना हुआ है। तो दैट्स अ नाइस कलर। अच्छा बताएं, हम स्टार्ट करते हैं जी एरीज से। एरीज। एरीज़ वालों का लास्ट जो हमने किया था ये हफ़्ता, तो बड़े अच्छे कार्ड्स आए थे। इस वक्त जो ये हफ़्ता जो कमिंग वीक है, हैंगमैन का कार्ड है एरीज़ वालों के लिए, तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, एरीज़ वालों के डिलेज़ नज़र आ रहे हैं। शादी में जो है वो डिले हो सकता है, कुछ किसी वजह की वजह से रुकावट आ सकती है, और जिन लोगों की मैरिज जो है वो ऑलरेडी नहीं हो पा रही है उसमें भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, स्टक चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है एरीज़ वालों की। उसके साथ अगर हम कैरियर फाइनेंसेस की बात करें तो एरीज़ वालों का ख़र्चा ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिज़नेस में मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। कोई पार्टनरशिप हो सकती है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो है वो केयरफुल रहना चाहिए, आपको धोखा भी मिल सकता है। एरीज़ के बाद है टॉरस। टॉरस वालों को अपनी जो है सेहत का बहुत ख़याल करना है, क्योंकि मुझे स्ट्रेस एक तो नज़र आ रहा है, डिप्रेशन नज़र आ रहा है, नींद की कमी नज़र आ रही है, बेचैनी नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में। ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, कुछ नाराज़गी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा घर में हो सकता है। सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू पाइए, गुस्से को कंट्रोल करें, अदरवाइज़ आपके मामलात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। जी, बिगड़ सकते हैं, क्योंकि गुस्सा तो वो कहते हैं ना कि हराम है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
और वो गुस्से के लिए मैं आपको कहती हूँ ना कि जिसको ये एंगर इश्यूज हैं उसको ब्लू कलर जो है वो इस्तेमाल करना Soothing चाहिए, रहेगा वो। सूदिंग होता है। तो उसके बाद जो है अगर टॉरस वालों के कैरियर फाइनेंसेस की बात करें तो मुझे खर्चा टॉरस वालों का भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। कोई लेन देन नज़र आ रही है, कोई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या हो सकता है कोई दोस्त आपसे पैसों की डिमांड करे, कर्ज़ की डिमांड कर सकता है, या हो सकता है कि आप बैंक में लोन वगैरह अप्लाई करें तो ख़र्चा मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। या हो सकता है कि इस हफ्ते टॉरस वाले बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह पे भी स्पेंड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग भी टॉरस वालों की हो सकती है। टॉरस वालों के अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्टमक में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या अगर ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं तो वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए जो कार्ड है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जेमिनाई वालों का ना बताऊँ आज जेमिनाई के जंग लिए लड़नी होगी, तलवारें आ रही हैं, क्या तलवारें, वो भी 3 तलवारें। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि कोई तीसरा बंदा आके आपका रिलेशनशिप जेमिनाई वालों का ख़राब कर सकता है। तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, अपनी जो पर्सनल बातें वो अपने हद तक रखें, हर किसी को सुनाने मत बैठ जाया करें। दूसरा ये है कि कोई रिलेशनशिप सोच समझकर किसी के साथ बनाएं, या अगर किसी के साथ शादी करनी है, इंगेजमेंट करनी है तो भी सोच समझ के करें, अदरवाइज़ हो सकता है सेपरेशन हो जाए या वो शादीशुदा ज़िंदगी आपकी अच्छी ना गुजरे। तो सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। ज़्यादातर कोशिश करें कि अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो उसमें भी इश्यूज़ आ सकते हैं। पेरेंट्स की भी जो है उससे ज़रूर मशवरा ज़रूर कीजिए। जज्बात में आकर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करें कि आगे आपको पछतावा हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पैसा बहुत जेमिनाई वालों के पास आता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिपेंडेंटली अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो है कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, या कोई भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो आपके लिए इस हफ्ते सक्सेस आपको मिल सकती है। प्रमोशन के भी चांसेस हैं जेमिनाई वालों के। सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है। अरे भाई इस पे तो तालियां, सैलरी इंक्रीज की बात आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? आई होप हमारे बॉसेस ये सुन रहे हैं। हो हाँ। अच्छा, जेमिनाई के बाद है कैंसर, और कैंसर वालों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कैंसेरियंस को जो है वो थोड़ा वेट करना चाहिए, जज्बात में आकर जल्दबाजी करके कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करें जो आगे जाके आपको नुकसान पहुँचे। स्पेशली अगर कोई दोस्त बना रहे हैं या किसी पे आपने ट्रस्ट करके उसको दोस्त बनाया हुआ है तो भी उस पर नज़र ज़रूर रखिए। ये कार्ड आता है कि कोई आपका नया दोस्त बन सकता है, या किसी के साथ बिज़नेस में पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है जो कामयाब रहेगी। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है कैंसेरियंस भी फेस करे, यानी कि कोई इंटरफेयर कर सकता है, आपका रिलेशनशिप ख़राब कर सकता है। तो हर किसी को वही मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी बातें जो हैं वो अपने हद तक रखें, हर जगह मत फैलाएं। उसके बाद काम के हवाले से कैंसेरियंस की एनर्जी बहुत स्लो है, काम में दिल नहीं लगेगा, ऑफिस में जाने का आपका दिल नहीं लगेगा, दिल नहीं करेगा। उसके साथ आपने अपनी हेल्थ को ज़रूर देखना है, हेल्थ का ख़याल रखना है। जो है वो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो सकता है, और उसके साथ साथ नींद नहीं आ रही है। और अब जो भी आपकी मेडिसिन है जो रेगुलर बेसिस पे आप लेते हैं वो रेगुलर लेते रहें, स्किप नहीं करें। और अपनी डाइट का आपने ज़रूर ख़याल रखना है, अदरवाइज़ आपकी डाइट अगर ठीक नहीं होगी वीकनेस के भी चांसेस हैं। कैंसेरियंस के बाद है, कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। तो रिलेशनशिप लियो वालों का फ़िलहाल मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, चाहे वो फैमिली में हैं या फिर आपके सोशल सर्कल में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लेके बहुत ज़्यादा जलते हैं। थोड़ा सा भी कुछ आप कामयाबी की तरफ जाते हैं तो लोग जेलस होना शुरू हो जाते हैं। जस्टिस का कार्ड है, अगर लियो वालों के कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो उनको फेवर मिल सकता है, यानी इंसाफ मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। और उसके बाद रिलेशनशिप को बैलेंस करें, घर और ऑफिस दोनों, कारोबार दोनों को बैलेंस करें। फाइनेंसेस को बैलेंस करें कि कहाँ पे एक्सपेंड करना है आपको, कहाँ पे नहीं करना है। गैर ज़रूरी चीज़ें यानी कि गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल ज़रूर कीजिए। अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
स्ट्रेस तो बहुत है आजकल। से जा रहे हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। जब उनसा आती हैं तो हम सब अपने मशवरे करते हैं मशवरे करते हैं और स्पेशली असफर जो है वो अपनी ट्रैवलिंग का ज़रूर मशवरा करते हैं। course. जब भी मैं आती हूँ आप यही course. बात करते हैं। होता है क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है आपके अच्छा, माशाल्लाह thank you. प्रेडिक्शंस में, ये मैं हमेशा कह रहा हूँ। प्लीज़ जी, कंटिन्यू। लियो हो गया था, वर्गो से स्टार्ट करते हैं। वर्गो वालों के लिए कुछ घर में अपने जो भी कीमती चीज़ें हैं, जैसे आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो बहुत केयरफुल आपने रखना है। ऐसी सेफ़ जगह पर रखें, अदरवाइज़ घर में चोरी का भी इम्कान है। कोई बिज़नेस में कोई छोटा मोटा लॉस भी हो सकता है। अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है वर्गो वालों के लिए, और ट्रैवलिंग जो है वो आपके लिए एक अच्छा चेंज होगा, आप फ्रेश हो जाएंगे। उसके साथ फैमिली, बच्चों को टाइम ज़रूर दें। आपके अपने बच्चे हैं या फैमिली में अगर कोई बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा अपना वक्त गुजारिए। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए एक बिगिनिंग नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग। अगर आपका पास्ट में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ थे या घरेलू परेशानियां थी, उससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। बिज़नेस में, काम में, जॉब में थोड़ा सा डबल माइंडेड हो सकते हैं। हो सकता है एट अ टाइम आप दो चीज़ें कर रहे हों, बिज़नेस भी कर रहे हों, जॉब भी कर रहे हों, तो इस वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हो सकता है आपकी कहीं ऐसी जगह शादी होने जा रही है जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है आपको, तो ये बिगिनिंग नज़र आ रही है। या काफ़ी स्कॉर्पियंस की जो है अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और जल्दबाजी मत करें। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियंस के काम में भी आ रहा है कि थोड़ा वेट करें। यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जॉब के साथ बिज़नेस भी, या पार्ट टाइम कोई जॉब करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, काम में खुशी नज़र आ रही है, सेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है, काम में अचीवमेंट नज़र आ रही है। जो जो आपके इस हफ़्ते के गोल्स होंगे वो इंशाल्लाह आप अचीव कर लेंगे, आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सेजिटेरियस वालों के शादी के भी चांसेस हैं। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए भी ये है कि हो सकता है आप एट अ टाइम दो रिलेशनशिप में हो, या अपने पार्टनर और या अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर को, यानी कि अपनी वाइफ या हस्बैंड को टाइम दे रहे हैं तो आपके घर वाले कंप्लेन कर रहे हैं, या अगर घर वालों को पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं तो आपका पार्टनर कंप्लेन कर रहा है। तो इस तरह की जगलिंग कर रहे हैं आप। पैसों में आपको सेविंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वरना आपका ज़्यादा ख़र्चा हो सकता है। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए कोई नई अथॉरिटी उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं तो आप अपने फादर या अपने भाई से ज़रूर मशवरा कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने घर का जो बड़ा जो है पर्सन है, मेंबर है, उससे ज़रूर मशवरा कीजिए और उसकी सपोर्ट लीजिए। यहाँ पर मुझे एक्वेरियस वालों के ख़र्चा नज़र आ रहा है। किसी शादी में हो सकता है आप शादी अटेंड करने चले जाएं, या सोशल जैसे दोस्तों वगैरह में भी टाइम स्पेंड करें या ख़र्चा कर सकते हैं। पाइसेस के लिए जो है वो थोड़ा सा जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा माइंड में आपके बहुत ज़्यादा शक आ सकते हैं। कंपटीशन नज़र आ रहा है, जॉब में कंपटीशन है, बिज़नेस में भी कंपटीशन ही नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और मुझे एक चीज़ आपसे और पूछी थी उनसा, कि जब ये आप बात करें, जिस तरह जिसका हॉरोस्कोप का मंथ चल रहा होता है जी, जिस तरह अभी लिब्रा का मंथ चल रहा है, तो कहते हैं कि जब आपकी बर्थडे का मंथ चल रहा होता है तो उसके अंदर आपकी ब्लेसिंग्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, जो लकी मंथ, क्या ऐसा होता है? नहीं ऐसा तो नहीं होता। मतलब बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, खुश होता है कि कि मेरा मेरी birthday मंथ का है, month है, मेरी तो सब अच्छा होगा। हाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फ्रेंड्स जो हैं वो विश करेंगे या फैमिली मेम्बर्स या कोई ना कोई गिफ्ट देगा। नहीं, खुशी से नहीं होती है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बंदा एक्सेप्ट करे या नहीं करे, लेकिन खुशी तो होती है। ऑफ कोर्स। और मेरे ख्याल से बर्थडे एक ऐसा टाइम भी हाँ, होता है, सेलिब्रेट करना चाहिए। Celebrate, मतलब of छोटी course। छोटी जो खुशियाँ होती हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। और शेफ मुनीसा, आप इस बारे में क्या कहेंगी, बताएं।
विशेस तो लाजिम होती हैं हमें कि यार कोई विश कर दे, लेकिन लोग भूल जाते हैं यहाँ पे, क्या करें, फिर उनको याद दिलाना पड़ता आपको है। केक खिलाया था मैंने आपकी बर्थडे पे। तो आपको याद तो नहीं था ना, वो तो मैंने याद दिलाया था ना आपको हाँ आगे। याद नहीं था। ये तो गलत बात है मैं ना। क्या क्या याद रखूं पता ऐसा होता है, मुश्किल होता है और किसी फिर डेट। जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भूल जाए तो बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। बस करते इतनी एक्टिंग आप ड्रामों में करें तो अवार्ड जीत जाएंगे। प्लीज ड्रामे वाले मुझे अप्रोच करें, हाँ प्लीज करें, हाँ बिल्कुल मैं बहुत अच्छा रो सकती हूँ। जबरदस्त। उनसा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और साथ वक्त हो जाते हैं एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और वक्त हुआ जाता है एक बहुत ही गंभीर सेगमेंट का, जिसमें एक खातून ग्लव्स चढ़ा चुकी हैं और अब ग्लव्स पहनने के बाद यकीनन वो कोई ऐसा काम करना चाहती हैं कि उनके हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ना रहें। तो हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट शेफ मुनीजा। शेफ मुनीजा, क्या बना रही है आज? देखिए, काम हमेशा वो करके जाओ कि लोग सुराग याद न छोड़ो। है ना? हाँ, और लोग याद भी करते रहे आपको कि ये कौन था और किसने क्या किया। क्या पका रही हैं? आज जो है वो बर्गर बना रहे हैं। खुश हो जाए अब तो, क्यों? बर्गर बना रहे हैं ना। हाँ अच्छी बात। अब अंदर से पूछें क्या है उसके वेज बर्गर से यस वाकई में यस वेजिटेरियन बर्गर बना रही हैं? Yes. एक्सीलेंट। ओवर टू शेफ मुनीजा। और आप यहाँ आ जाए सीधी Over to शराबत Chef में। Muneeza। ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा, आप यहाँ शेफ पे मुनीजा, आए। मेरी एक बहुत जरूरी स्काइप पे मीटिंग है। नहीं नहीं कोई मैं वो नहीं, meeting कैंसिल कर करके- दें आप, ये मैं ज्यादा वो जरूरी मीटिंग करके 1 मिनट में नहीं, आऊंगा। आपके बगैर तो ये सेगमेंट शुरू होगा ही नहीं। क्या हाँ, शेफ मुनीजा, कितनी आपने वैसे इस वक्त मेरे साथ ज्यादती करी है। सौतेलापन किया है जी। हाँ चलो, ओके वेरी गुड। अब देखिए कितनी इसमें रोशनी आ गई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वाकई में हाँ जी बिल्कुल। कहाँ है ये रहे आलू, देखे हाँ, आलू वाले बर्गर। आलू ले लो आलू। आपने बकरा किस पे देखा है? हाँ आलू बिल्कुल। ले लो। हाँ, जी। अच्छा, हम बना रहे हैं आलू टिक्की बर्गर। ठीक है, थोड़ा सा टैंगी सा चटपटा सा फ्लेवर होगा इसका, मज़ेदार सा। पहले हम कोल्स्लो बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी आपने वो आलू वाले बंद कबाब खाए हैं? Of course, खाए हैं ना, कितने बहुत मज़े के होते हैं ना। आलू के दाल के। हाँ, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है ना वो आलू वाले पसंद है। अच्छा, वो बड़े मज़े के होते हैं। आपको आलू के समोसे पसंद है या कीमे के? अब आलू के नहीं पसंद, अब कीमे के पसंद है। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करने वाले। अच्छा अच्छा, हम जो है वो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं कोस्लो बनाना बता रही हूँ। ये कोस्लो आप किसी भी बर्गर के साथ बना सकते हैं। ठीक है, कोल्ड तो- सलाद। हाँ, कोल्ड सलाद वेरी गुड। ठीक है। जो है, मैं इसके अंदर मायोनीज़ ले रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा भर के मायोनीज़ नहीं जाती है इसके अंदर। यूजुअली सोच लोगों की होती है इतना इतना मायोनीज़ घर में भर देते हैं उसमें, तो वो नहीं। अच्छा, लोग नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है बाद में ये वाटर रिलीज़ कर देते हैं, और जब आप उसको बाद में रेफ्रिजरेट करके निकालते हैं तो वो बहुत ही पतला पतला घरों में ये चीज़ हो जाती है। तो उसकी मिस्टेक ये बता दूं कि इसके अंदर आइसिंग शुगर जो है वो यूज़ होती है। आइसिंग शुगर में, और ये एक नॉर्मल शुगर को प्रोसेस करके बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो इसमें कॉर्नफ्लावर एडेड होता है, जिसकी वजह से जो वाटर रिलीज़ होता है वो कॉर्नफ्लावर की वजह से सेट हो जाता है। ठीक है। तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो भर के आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाती हैं। साथ साथ इसके अंदर जो है वो पिंच जो है वो काली मिर्च जा रही है। बहुत ज़्यादा काली मिर्च ऐड नहीं करेंगे, उसका रीज़न ये कि इसका कलर ख़राब हो जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर फ्लेवर हमें ऐड करना है। Just और- for fun. हाँ, जस्ट फॉर फन। और इसके अंदर हम सॉल्ट भी पिंच के करीब ही शामिल करें। दैट्स इट। बस इसको जो है हम विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कोई भी सैलेड बना रहे हो सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग जो है वो अलग से तैयार किया करें। हमारी क्या प्रैक्टिस होती है कि हम लोग सब्जी भी डाल दी, वटेवर जो भी सैलेड बना रहे हैं उसको डाल के फिर उसके ऊपर उसकी ड्रेसिंग डाल रहे होते हैं। प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि पहले उसकी ड्रेसिंग तैयार की जाए, फिर उसके बाद उसमें आप जो भी वेजिटेबल ऐड करें सैलेड में या जिस भी चीज़ का बना रहे हैं वो ऐड कीजिए। उसका रीज़न ये है कि इस तरीके से प्रॉपरली आपकी ड्रेसिंग मिक्स हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, और इवन फ्लेवर आएगा हर उस पर। ठीक है। और अगर आप उस तरीके से करेंगे तो कहीं शुगर का टेस्ट आ रहा है, कहीं ब्लैक पेपर का, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होता। ठीक है। तो हम इस तरीके से, ये एक प्रॉपर तरीका है। बस दैट्स इट। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, इसको निकाल लेंगे हम इसमें से, और ये हम यहाँ रख देते हैं। और इसमें ये जो है
बंद गोभी जो है हमने जूलियन कट कर ली थी, आप स्लाइसर से कट कर लीजिए, आप नाइफ से कट करना चाहें वैसे कट कर लें, और बस ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा कोस्लो जो है वो तैयार है। इसको आप बना के रेफ्रिजरेट कर लीजिए या जैसे भी यूज़ करना और है इसको आप। कितने दिन तक रख सकते हैं हम फ्रिज में? इसको आप जो है देखिए फ्रेश बनाया है ना, तो आप मेरे ख्याल से उसी दिन सेम डे कंज्यूम कर लें, नेक्स्ट डे तक चल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है ना कंज्यूम करें आप, ठीक है, क्योंकि ये वेजिटेबल है ना, तो ये जल्दी जो है वो फिर बाद में वेजिटेबल जो है ना ये सॉगी हो जाती है, इसका क्रंच ख़त्म हो जाता है। अच्छा आप देखें बहुत ज़्यादा मायोनीज़ है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिर्फ हम मायोनीज़ खाएंगे। यूजुअली लोग क्या करते हैं, इतना भर के मायोनीज़ डाल देते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको क्रीमी फ्लेवर अगर आप देना चाहें तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून क्रीम के ऐड कर दें, तो एक बड़ा क्रीमी सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। बस दैट्स इट, इसको हमने मिक्स कर दिया, ये कोस्लो और ये हमारा कोस्लो तैयार है। तैयार है। कोई इतना मुश्किल नहीं था। और अब आप अगर सेम आइसिंग शुगर के साथ बनाएंगे तो आप खुद डिफरेंस देखिएगा कि एक मेजर डिफरेंस आएगा इसके फ्लेवर में और जो है इसकी प्रेजेंटेशन में और हर चीज़ में, ठीक है। बस ये डन है हमारा कोस्लो। अच्छा अब आलू टिक्की की तरफ आ जाते हैं। मैं इस पर यहाँ पे रखना चाहूँगी, हमारे पास जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। आज हम आपकी जगह पे कब्जा करेंगे। अरे वाह, जगह तो दिल में होनी चाहिए। हाँ, बस कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें ही करते रहते हैं। शेफनीजा अभी आलू के अंदर आप कोई और सब्जी नहीं शामिल करेंगी? मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और कोई सब्जी नहीं है, ठीक है। सिर्फ जस्ट फॉर फ्लेवर चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर। मैंने क्या किया था, आलू बॉईल कर लिया, सिंपली उसको मैश कर लिया, ठीक है। मैशर की मदद से इसके अंदर मैं हरा धनिया अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। हरी मिर्ची हमने 2 से 3 जो है वो फाइन चॉप कर दी थी, वो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर में, ठीक है। तो चीज़ें भी हम ना साइड पे करते जाते हैं ताकि हमारी यहाँ जगह बनती जाए। ओके सही है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़े से मसाले, जिसमें कि जा रहा है नमक जाएगा, ठीक है, हस्बे जायका। मैं अराउंड 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर थोड़े ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा, अच्छा है ना, स्पाइसी होगा। स्पाइसी। हरी मिर्ची भी शामिल करिए, स्पाइसी होगा, बस थोड़ा सा कम, वरना जो है ज़्यादा मिर्ची लगेंगी तो पर्पसली शेफ मुनीज़ा ने मिर्ची डाली थी। अच्छा इसके अंदर अच्छा वो मिर्ची कम खाते हैं। चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल करा है हमने इसके अंदर, और पिसा हुआ गरम मसाला। आप कौन है वैसे? दे ना, असफर के साथ दे आप लोग, दे ठीक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने, और वो ब्रेड क्रम्स है। हाँ जी, वो हम इसको कोट करेंगे, ठीक है। बस दैट्स इट। इसके अंदर इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये हमने कांटे की मदद से या आप हाथों की मदद से कर लीजिए, ठीक है। बस इसके अंदर और चीज़ कुछ नहीं जाएगी। लोग वेजिटेबल वगैरह, शेफ मुनीज़ा ये जो आलू की टिक्की होती है ये क्रिस्पी नहीं होती? तो हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे इसको, और एक तरीका बताएंगे जिससे अक्सर आलू जो है लोगों का वो जो हैश ब्राउन भी लोग बनाते हैं कुछ, वो सॉगी सा होता है तो फिर मज़ा नहीं आता। हाँ, तो इसको आप जो है ना बहुत हाई फ्लेम पे जब भी कोई भी चीज़ को फ्राई करेंगे वो जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन उसमें क्रंच नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इसको हमने मिक्स करा, हम इसको जो है मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे, और फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, ठीक है। अंडा ये इधर हमने नीचे रखा हुआ, जगह नहीं थी ना ऊपर तो हमने नीचे रख दिया था, ठीक है। बस ये हमारा देखें मिक्स हो गया प्रॉपरली। बच्चों को लंच में बना दें, शाम में बना दें, इतना मज़े का ही बर्गर बनता है, ठीक है। थोड़ा सा हमने स्पाइसी रखा है, आप मिर्चें जो है अपने हिसाब से बच्चों के हिसाब से कम कर सकते हैं, ठीक शेफ है। ने वैसे तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे भी खा सकते हैं। इस फिलिंग को आप आलू के पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं, इस फिलिंग को आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को बाउंड, स्प्रेड के तौर पे। हाँ ठीक है, कोई भी चीज़ पे मैं लोगों को बाउंड नहीं करती, मैं कहती हूँ हाँ जैसे फ्लेवर्स आपको पसंद हो आप वैसा करें, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसका हम पैटी बनाना एक डिफरेंट तरीके से बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। ये हमने यहाँ प्लेट ले ली, मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर कर दूँ चीज़ें ताकि सही नज़र आए आप लोगों को, ठीक है। ये अंडा भी ले लेते हैं हम ऊपर, चलो ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ बटर पेपर लिया ताकि ये स्टिक ना हो, सिर्फ इसका रीज़न ये और कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर ये रिंग जो है, हमारे पास यूजुअली कुकी कटर्स होते हैं, ये ले लिया मैंने, इसको इस पर रख के, ठीक है, ताकि नज़र आ रहा है, आई थिंक कैमरे पे नज़र आ रहा है, ठीक है। बस इसको हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा इससे क्या होगा, बर्गर के इवन शेप पे पैटी बनेगा और एक अच्छा सा शेप भी आ जाएगा इसको,
और आपके ख्याल से ये एक सर्विंग के लिए काफ़ी है? हाँ ठीक है, एक इवन पैटी बनेगा आपका प्रॉपर। इस तरह का कटर, आप कुकी कटर ले लीजिए। इस तरीके से आप चिकन पैटीज़ भी बना के रख सकते हैं, बीफ पैटी बना के रख सकते हैं। हम यहाँ आलू का बना रहे हैं ताकि एक हर बाइट में आपके फ्लेवर आएगा, आलू का टिक्की जो है वो आप खा सकेंगे। वरना क्या होता है, साइड पे आप बन खा रहे होते हैं और बीच में जाके वो आता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा चीज़ होती है कि जिसमें ना जैसे बर्गर है, तो मैं क्या करती हूँ कि साइड पे अगर फॉर एग्जांपल हम कहीं गए और हमें नहीं वहाँ पे इस तरीके से हुआ प्रॉपर, तो पहले मैं वो बुरा पार्ट खाती हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, फिर मैं अच्छा पार्ट खाती हूँ ताकि मैं उसको एंजॉय कर सकूँ। बहुत सारे लोग ऐसे करते है ना? ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हटा भी देते हैं, जैसे हम कुछ शो में हमने डिस्कस किया था किसी शो में। बस दैट्स इट। इसको हम जो है ये देखें, एक प्रॉपर शेप में ये आ गया पैटी आपका। फिर अगर कुकी कटर ना हो तो क्या बोल से कट कर हाँ सकते हैं? हाँ, बोल से आजकल वो आ गए हैं डिफरेंट तरीके के आपके कटर्स, कबाब के आ गए हैं डिफरेंट। ये देखें, एक इवन शेप आ गया बिल्कुल। प्रॉपर। ठीक है, अब इसको जो है हम ये मैदे में कोट करेंगे। अच्छा, जब भी आलू के कबाब या कोई भी पैटी या कुछ बना रहे हों आप, हमेशा जो है ना आलू को बहुत जो है ज़्यादा ओवर बॉयल ना किया करें कि वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर ले। और जब भी आलू बॉयल कर ले, फ़ौरन उसका पानी स्ट्रेन करके आलू को ठंडा कर लीजिए ताकि वो जो उसका कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाए। ठीक है, अब ये इसको जो है हम यहाँ फ्लेम भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, एक्सेस फ्लावर हमने डस्ट कर दिया, ये हमने इसके अंदर इसको डाला। ठीक है, ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, ये देखें। ठीक है, अब इसको हम जो है वो, मैं ये प्लेट पे ब्रेड क्रम्स डाल देती हूँ ताकि ये सही से आ जाए। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से हमने इसको ब्रेड क्रम्स कोट करे प्रॉपर सारी साइड से। And now slip it into oil. यस, थोड़ा सा तेल गरम हो जाए, ये बिल्कुल हमने फ्लेम ना अभी ऑन शिविर डीप फ्राई करना है इसे? हाँ बिल्कुल, शैलो फ्राई है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। हाँ। ठीक है, बस इतना कि हमारा पैटी जो है उसमें हो Excellent. गया। ठीक है, अब ये देखें, एक बड़ा खूबसूरत सा पैटी हमारा बन गया। ऑयल हमारा गरम नहीं हुआ था। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ हम बना रहे हैं पोटैटो बर्गर्स और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मतलब वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। गरम है भाई, तो ऑब्वियसली आप हाथ से थोड़ी उठाएंगे। लेकिन आपका आधा काम किया मैंने, उसका फिर आप थैंक यू तो बोले, कहते हैं आप। शेफ मुनीजा ने, आपने तो मुझे जला दिया। शेफ मुनीजा, आप थैंक यू भी नहीं कह रही। देखें थैंक यू इस पर जलाने के लिए। कहाँ जला है ये रेड है, एजेस दे, ये रेड की है मैंने। अच्छा भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। काम भी बस मैं क्या बोलूँ, बहुत शुक्रिया आपका। ना करा करें आप मेरे काम, मैं खुद ही कर लूँगी। अच्छा जी, बहुत अच्छे हस्बैंड ने बंच टोस्ट करे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्टली करें, मजाक अपनी जगह। इनको मैं स्मेल तंग अच्छी आ कर रही है, देती देखिए हूँ। बटर की। हाँ बिल्कुल, बाकी मैंने तो कुछ मेहनत करी ही नहीं है, वो क्या है? वो आपने बनाया। सिर्फ हमें यहाँ पे ना ये खाने ओके थे। ओके ओके, गॉट इट। अच्छा ठीक है, ये बंच का नीचे का हिस्सा, इस पे हम जो है ना थोड़े से वेजीज रखेंगे, ऊपर हम रखेंगे कोस्लो अच्छी तरीके से और पैटी भी रखेंगे। तो सोचिए कितना पानी आ रहा है मुंह में, पानी आ रहा है मुंह में, बिल्कुल। है ना? देखें, आज अस्फर को हम सब्जी भी खिलाएंगे, लेकिन इस तरीके से कि अस्फर खुशी खुशी खाएंगे। ठीक है, इस पे हमने अनियन रिंग्स रख दिए इस तरीके से। अगर आपको जो सब्ज़ी नहीं पसंद है वो आप भले हटा दीजिए। अच्छा, टोमेटोज़ रख दिया हमने, और साथ साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा खीरा भी रखेंगे। बच्चों को लंच में बना दें आप, जो है इतना अच्छे बच्चे शौक से खा लेंगे। ठीक है। ठीक है, और आप देख सकते हैं पैटी हमारा कितना अच्छा इवन बना है, क्रिस्पी लग रहा है और गोल्डन भी बड़ा परफेक्टली हुआ है। तो इसको हम जो है इस पे रख देते हैं। अच्छा, आप केचप, मायोनीज, चिली गार्लिक व्हाटएवर अगर डालना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं इसके ही फ्लेवर्स इंजॉय करना चाहती हूँ, तो वो हम इसके अपने फ्लेवर्स इंजॉय करेंगे। और ये जा रहा है इसके ऊपर जो है वो कोल्ड सलाद, नहीं कोल्ड स्लो। ये आपने कहाँ सुना था कोल्ड सलाद? मुझे पता है आपने कहीं सुना था। नहीं, मैं बन कबाब खाने गया था एक जगह। हाँ, तो उसने मुझे कहा भाई कोल्ड सलाद खानी है। मैंने कहा हाँ ले आओ। मुझे तो पता था, मैंने कहा हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कोल्ड सलाद कि असफर को पता है, लेकिन वो मजाक में कह रहे हैं। अब तो मैं इतनी कॉन्शियस हो गई इस बात कि मजाक शेफ मुनीजा बस कर दे। हाँ, थोड़ा सा और डाल दूँ? हाँ, हाय इतना मज़े का लग रहा है इस पर आज तो ये। आहा, ये देखें हमारा बर्गर जो है वो
बिल्कुल वेरी नाइस, तैयार है। थैंक यू शेफ मुनीसा, वेरी नाइस। ये देखें, हाँ ये किसको मारना है आपको? ये अब शेफ मुनीसा मैं प्लीज, ये इस तरह की बातें आप ऑनर करती हैं, फिर लोग नीचे लिखते हैं कि आप लोग तकरीबकारी कर रहे हैं। ओ फला, देखें हम भाई बहन का मजाक है, अगर ये हंसी मजाक ना हो तो जो है मज़ा ही नहीं आएगा ना, कसम है से। ना। देखें तो जरा। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हमेशा जो है हंसते मुस्कुराते रहा करें, अपने इर्द गिर्द मुस्कुराहटें फैलाते रहा करें। और क्योंकि अगर आप फिर वहाँ ना हो तो कम से कम इसी बहाने आपकी याद तो आएगी। और क्या हो गया, बस इतना ज्यादा ड्रामा करने आपका क्या एक्टिंग करने का इरादा है? आप क्या प्लान कर रही हैं? काम वाम बंद करके अब आप वो करेंगी ड्रामों में? देखिए मैं तलाक दो इसको, तलाक दो। ये करेंगी आप? हाँ, क्या करेंगी बताएं? देखिए मैं ज़िंदगी में ना सब कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मुझे मिली है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको पूरा कम्प्लीटली यूटिलाइज करके इस दुनिया से जाऊँ। रेसिपी बता दे। हाँ अच्छा चलो रेसिपी बता देते। हमने कोसलो यहाँ पे बनाना सिखाया आप लोगों को। कोसलो किस तरीके से हमने बनाया, मैंने 1 कप मायोनीज़ लिया था, 250 ग्राम्स की बंद गोभी ले ली थी, यानी 1 पाव के करीब बंद गोभी ली। उसमें मैंने 1 कप मायोनीज़ लिया, उसमें 1 पिंच काली मिर्च डाली, 1 पिंच नमक डाला, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड करी। आइसिंग शुगर जो प्रॉपरली पैकेट में आती है वो लीजिएगा, घर में पाउडर मत कर लीजिएगा। उसको मैंने इसमें मिक्स करा और इसकी ड्रेसिंग तैयार की और उसमें मैंने बंद गोभी शामिल करके मिक्स कर दी और हमारा कोसलो तैयार हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि आलू 4 से 5 अदद या 500 ग्राम आप आलू ले लीजिए, कम ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसको आप बॉईल कर लीजिए अच्छी तरीके से और उसको ठंडा करके पील ऑफ करके मैश कर लीजिए। और उसके अंदर हमने शामिल करा 1 टीस्पून क्रश चिलीज़ यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक आप हस्ब जायका शामिल कर लीजिएगा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करा। उसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें फ़ाइन चॉप करके शामिल कर दी थी, 1 हरा धनिया की गड्डी जो है उसको फ़ाइन चॉप करके शामिल किया और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करा और पैटी का शेप देके उसको मैदा लगाया, अंडा लगाया और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के उसको मैंने क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बंस के टोस्ट कर लिया था बटर लगा के, मैंने नहीं असफर ने टोस्ट किया था। ठीक, क्रेडिट गोज़ टू असफर। ठीक है, और जो है उसके ऊपर आप चाहें केचप मायोनीज चिली गार्लिक वोट एवर जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया क्योंकि हम चाहते थे कि हम इसका एक्चुअल फ्लेवर इंजॉय करें। और उसके ऊपर मैंने सब्जियां रखी, यानी कि प्याज अनियन रिंग्स रख दिए, टोमेटो काट के स्लाइस में वो रख दिया, खीरा स्लाइस में काट के वो रख दिया और उसके ऊपर पैटी रखा। उसके ऊपर खूब सारा कोल्स्लो जो हमने मज़ेदार सा बनाया था वो रखा और उसके बाद बन से उसको कवर करके हमारे बर्गर्स तैयार। जबरदस्त, थैंक यू शेफ मुनीसा। खवातीन और हज़रात लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हमारे बड़े करीबी दोस्त, बड़े ज़बरदस्त इंसान मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुफ्ती साहब? अल्लाह का बड़ा करम, खैरियत से आप ठीक ठाक है? जुम्मा मुबारक हो आपको। मुफ्ती साहब बेतहाशा सवाल आए हैं आपके लिए, तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। मुझसे एक तो सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बारहा सोशल मीडिया के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस होते हैं कि आप अल्लाह ताला का ये नाम या ये आयत कोई सी भी आप 300 दफ़ा पढ़े तो ये हो जाएगा, आप 1200 दफ़ा पढ़े तो ये हो जाएगा, क्या कभी भी कोई भी पढ़ सकता है इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सॉरी, एक तो गला ज़रा मौसम की वजह से आजकल का मौसम क्या कह सकते हैं? तो इसके अंदर देखें, एक तो बताने वाले पे डिपेंड करता है कि वो नाम की तासीर जो भी बयान कर रहा है वो बयान करने वाला कौन है ये पता लगे पहले ना। चूँकि देखिए बताने वाले पे भी डिपेंड करता है बिल्कुल कि वो उस चीज़ का वो उसके अंदर सलाहियत काबिलियत है या नहीं, अहल है या नहीं, तो वो देख लिया जाए। चूँकि देख हर नाम की तासीर होती है। अल्लाह ताला के जितने भी अस्माए गिरामी हैं उनमें कहीं जमाल कहीं जलाल, फिर उनकी क्वांटिटी होती है। तो पढ़ने से पहले ये तमाम चीज़ें अगर किसी को पढ़ना भी है तो ये चीज़ अगर देखने के बाद पढ़े तो फिर तो फ़ायदा है, वरना बसा औक़ात ये होता है किसी चीज़ के फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा एक्ज़ैजरेट करके बयान किए जाते हैं कि पढ़ने वाला जज्बात में पढ़ लेता है, लेकिन उसका जलाल जब तबीयत पे आता है तो काबू में नहीं आता। हज़रत मौलाना अपने हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उन्होंने अपने एक मुरीद को अल्लाह के लफ्ज़ का विर्द बताया कि भाई तुम्हें पढ़ना है। तादाद एक मुतय्यन बता दी, 100-200 मुख्तसर थी। उन्होंने जज्बात में आगे शेख ने बताया, उन्होंने 1000 मरतबा पढ़ लिया। अब वो 1000 मरतबा पढ़ने के बाद उनकी तबीयत में जो एकदम जोश, खून में गर्मी और शिद्दत हिद्दत आई कि वो ऐसा था कि बिल्कुल बेकाबू हो गए थे वो, कि कहीं छलांग मार लूँ, कहीं कुएँ में गिर जाऊँ, कहीं कुछ हो जाऊँ।
तो बड़ा जो है ना वो बेकाबू जब वो तो मुरीदीन को उनको पकड़ के शेख की खिदमत में ला बयान किया कि जी ये हालत हो रही है इनके नाम का कसरत से वेट करने की वजह से, एक ही नशिश में कर लिया था। तो उन्होंने तंबी फरमाई कि जब तुम्हें जितना कहा गया था उतना पढ़ते तो ये कैफियत ना होती, तो इसलिए फिर उसका असर ज़ाहिर करने के लिए ठंडे कुछ वज़ाइफ बताया गया, कुछ ग़िज़ाओं में तब्दीली की गई और ग़िज़ा खिलाए गए जिसकी वजह से उनकी तबीयत में ठंडक आई। तो हर इसम का एक जलाल होता है, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए, देखभाल के पढ़ें, किसी की निगरानी में किसी की निगरानी में पढ़ें। किसी की निगरानी में पढ़ना चाहिए। जी हाँ, और किसी की इजाज़त से किसी की निगरानी में पढ़ा जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, हमसे बिस्मा ने पूछा है, बिस्मा का बेटा है 4 साल का, ठीक है, उनका नाम है आज़र, आज़र नाम है उनके बेटे का। कह रही कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और बदगुमान सा रहता है सबसे, 4 साल का छोटा बच्चा है, और वही पूछना चाह रही है कि किन वजूहात की बिना पे, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चे का नाम बदल दो, वो क्या वजूहात होती हैं जिन पे बच्चे का नाम बदलना चाहिए, ये किससे पूछ के बदलना चाहिए? ये जो नाम इन्होंने अगर बयान किया आज़र नाम, अगर वाक़तन अलिफ मत के साथ है जो आम वाला आ होता है, तो वो तो मुनासिब नाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुरान करीम में जो हज़रत इब्राहीम की निस्बत आती है आज़र के, उसने जो बाप की निस्बत आती है कि बुत खराश था, वो नाम है, तो ये तो नॉन मुस्लिम नाम है। अगर किसी और तलफ़ुज़ के साथ है तो बात कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये कि बेहतर ये कि कभी ये अपने किसी करीबी आलिम से जो मुस्तनद आलिम हो उनसे इस नाम के अल्फाज का तयन करा के फिर उसमें कोई नाम तब्दील करेगा करना हो तो। अच्छा। अच्छा, बिस्मा ने हमसे पूछा लाहौर से कि मेरे बेटे का नाम हाशिर है, जी, क्या ये नाम सही है? हाशिर नाम रख सकते हैं, या ये हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ाती नामों में से भी आता है, और अल्लाह ताला के भी अस्माए गिरामी में से हाशिर जमा करने वाला। तो जब निस्बत किसी मखलूक की तरफ आती है तो उस अल्फाज के माने कुछ और तब्दील हो जाते हैं। तो हशर जिस तरह जमा होंगे वहाँ पे उसको हशर कहा जाता है, हाशिर जमा करने वाला, अच्छा ये जमा करने वाला। अच्छा, मतलब हशर इस हशर से नहीं होता कि मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा, ये जो होता है हशर कर देना, वो एक अल्फाज का बेसिक तो वही मटेरियल एक ही है, अच्छा, लेकिन सेंस मुख्तलिफ हो जाती है कि उसको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, तो हाशिर यौम हशर जो, यौम हशर या उसमें सब इकट्ठे होंगे, जमा होंगे। ठीक है, ठीक है, तो हाशिर का असल बेसिक माना है जमा करने वाला। ठीक तो जमा करने वाला, अच्छाइयाँ जमा करने वाला, भलाइयाँ जमा करने वाला, लोगों को जमा करने वाला, ये नाम ठीक रख सकते ठीक है उनके जी। पास। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। सियालकोट से कौन बात कर रहा है? हुमैरा फ्रॉम सियालकोट। जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। मेरा बेटा, मैं मुफ्ती साहब से बात करना चाहूँगी। जी जी, प्लीज़ जी बात बिल्कुल। जी, मैंने असल में मुफ्ती साहब ये पूछना है कि मेरा मतलब है कि मेरी ज़िंदगी तकरीबन ना 48 साल है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बचपन से ही ना कोई भी काम नहीं होता। मेरा घर था 1.5 कनाल का और काफ़ी मतलब है कि मैं सुखी थी, लेकिन जादू के ज़ोर से ना मेरे घर से कुछ अर्सा पहले, अब मैं रेंट पे रहती हूँ, एक डोरी मिली थी, उसके ऊपर काले रंग की ना, उसके ऊपर 18 गांठें लगी हुई थी, बहुत सख्ती से बंद थी। वो मैं हाफिज साहब के पास गई, उन्होंने कहा बेटा ये जो जादू की आखिरी इंतहा है ना, ये आपके ऊपर है। मैं बीमार भी बहुत शदीद हूँ, मैं चल नहीं सकती। मुझे जिसने जो बताया सदका दें, ये करें, लेकिन मुझे हर एक ने एक ही जवाब दिया कि बेटे आपके ऊपर जो जादू है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। कि इतनी नफरत हुक्मरान भी एक दूसरे से नहीं करते, आप पे, आपके बच्चों पे, आपके मियाँ पे। तो मैं मुफ्ती साहब, अब तो चले उम्र मेरी तो चले ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। मेरे बच्चों के साथ भी इसी तरह ही है, उनका कोई काम नहीं होता, कभी कोई हादसा पेश आ जाता है, कभी। तो मैंने मुफ्ती साहब ये पूछना था कि मुझे कोई ऐसा वजीफा मतलब है कि आप बता दें कि मेरे पे अगर किसी ने कोई बंदिश की है या जो भी है वो उतर जाए, तो अल्लाह जो अरूज और जवाल मैं खो चुकी हूँ वो अल्लाह मुझे वापस दे दे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन आमीन। ये एक अमल बताता हूँ, कामों में जो आप रुकावट बता रहे हैं, रुकावट आ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए सूरतुल हज की आयत नंबर 40 है। आयत नंबर 40, इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़। और ये तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इसकी इजाज़त भी है कि जिनके कामों में कोई रुकावटें महसूस होती हों, उम्मीद है इंशाल्लाह स्क्रीन पे भी आपके आ जाएगी दुआएँ। तो इस सूरतुल हज की आयत नंबर 40 को कम से कम 100 मरतबा इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ इसका विट कर लिया करें, पढ़ लिया करें। अच्छा, अब सवाल होता है किस टाइम पढ़ें? टाइमिंग हर एक के लिए अपने लिहाज से सूटेबल होती है कि भाई किस टाइम पे उसको फुर्सत है, यकसुई है ज़हनी, तो वो अपने उस लिहाज से, स्केजुअल के लिहाज से कि फ़जर के बाद, इशा के बाद, असर के बाद
जो उसको सूटेबल टाइम लगता हो कि जी मुझे इसमें रिलैक्स होकर आराम से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, उस टाइम कम से कम इसको 100 मरतबा पढ़ें। सूरतुल हज आयत नंबर, ये इसकी जो इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ आयत नंबर 40, इस आयत का विर्द रखें। वैसे चलते फिरते भी इसको विर्द रख सकते हैं कि बेशक अल्लाह पाक कवी हैं, अजीज़ हैं, तो इंशाल्लाह कामों की रुकावटें ख़त्म होंगी। और जादू से बचने के लिए कि थोड़ी थोड़ी करके डेली सूरह बकरा की तिलावत रखा करें, सुना करें, तो जादू के असरात अगर होंगे भी तो उसमें एज फैक्टर कोई मैटर नहीं करता। इसको सुन भी लिया करें, पढ़ भी लिया करें, तो इंशाल्लाह जादू के असरात भी आपसे और आपकी नस्लों से औलाद से ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मुफ्ती साहब, जिस तरह बहुत सारे लोग अपने घर में तिलावत लगा देते हैं, जी। टीवी पे लगा दी या रेडियो पे लगा दी, उस पे ऑडियो पे, उससे बरकत होती है क्या? जी हाँ, देखें इसमें मेरा अपना नज़रिया है, वैसे हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, लेकिन जिस तरह के कोई नेगेटिव चीज़ चलाने से, कोई गलत चीज़ चलाने से जब उसकी एक नहुसत पड़ती है, तो चीज़ें लाने से तो अच्छी बरकत। चीज़ चलाने से उसकी बरकत होती है। जिस तरह शुरू में जब सेल फोन आए थे तो उस पर ट्यून में अजान आने लगी, तिलावत आने लगी, तो बहुत से उलमा की तरफ से सख्त इसकी ममानत आने लगी, नहीं ट्यून पे अजान ना लगाएं, तिलावत ना लगाएं। तो मेरी उस वक्त भी सोच ये थी कि अगर कोई गलत चीज़ चल रही है उसके ऊपर बहुत से कोई गाने लगा देते थे, कुछ लगाते थे, तो मैंने उससे बेहतर है कि भाई अल्लाह का नाम लगा दिया जाए, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। तो सेम इसी तरह कुरान करीम की तिलावत पढ़ना है, ठीक है, बेशक उसका एक अपना फ़ायदा है, वो पढ़ना चाहिए, लाइफ का एक अपना होता है, लेकिन कहीं वैसे मसरूफ़ी आते हैं, घर में सूरह बकरा लगा दी, सूरह रहमान लगा दी, तो उससे बिल्कुल बरकत होती है। और आजकल हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा सिस्टम है कि ICU में, CCU में मैंने देखा जो पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो बेहोश हों, कुछ भी हों, लेकिन उनके सराहने बहुत हल्की धीमी आवाज़ में एक सेंट्रल कोई साउंड सिस्टम होता है, सूरह रहमान या दूसरी सूरतें ऐसा ऐसा चल रही होती हैं, तो उसके बिल्कुल पेशेंट पे, माहौल पे असरात पड़ते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉल है अलीज़े फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल थे, तो मैं एक एक करके पूछे। मेरी 6 साल की बेटी है, वो मुझे ना बहुत तंग करती है। मगरिब के टाइम पे एक रोना बहुत याद आता है, और जिद कितनी पक्की है, बस जिद पूरी नहीं हो तो पूरा घर सब मुझे सर पे उठा लेती है। इतना डांटती हूँ मैं, इतना मारती हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन वो उसकी जिद ही नहीं खत्म होती। ठीक है, और दूसरा आपका क्या सवाल है? और दूसरा मेरा ये सवाल था कि अब जैसे खुला का आजकल हो रहा है कि खुला लेते हैं हम कोर्ट से, और हस्बैंड जो है वो आके साइन नहीं करते, मना कर देते हैं कि मैं नहीं आ रहा है, साइन नहीं कर रहा। तो खुला तो कोर्ट के जरिए हो जाती है, इस्लामिक तरीके से बोला जा रहा है कि नहीं हो सकती, उसी की जैसे मैं बीवी कहलाऊंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये था, और एक ये था कि बीमारियां आजकल घरों में इतनी हो रही है कि बीमारियां खत्म ही होकर देनी, क्योंकि मेरी वालदा समझे 1-1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रही। अब मेरे भाई की इतनी तबीयत खराब हो गई, यंग है जबकि 33 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उनका BP इतना हाई जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है उनका। ठीक है, ठीक है अलीज़े, हम आपको जवाब ऑन एयर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा मेरी छोटी बच्ची 6 साल की, बहुत तंग करती है, घर सर पर उठा लेती है, मैं बहुत डांट डांट के थक जाती हूँ, लेकिन बेकाबू रहती है। जी हाँ, वैसे आजकल न्यू जनरेशन की ज़्यादातर कंप्लेन यही है कि वो बच्चे शरारत बहुत करते हैं, तो बहरहाल उनको गुस्सा उनका ठंडा रखने के लिए 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास और 7 बार सूरह कुरैश, ये किसी भी टाइम पढ़ के डायरेक्ट बच्चों पे दम कर दिया करें, उनके खाने पे दम करके दिया करें। और गुस्से से जब बच्चे को गुस्सा ख़त्म करना चाहेंगे तो बच्चा और ज़िद्दी हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा डांटा पड़ ना हो, प्यार मोहब्बत से हैंडल कर लें। एक तो सवाल इनका ये था। दूसरा खुला के बारे में उन्होंने कहा था कि खुला, वो कह रही कि इस्लाम की रूह से खुला होता नहीं है। खुला वैसे तो देखें शरीयत ने एक ऑप्शन खातून को दिया है। खुला का माना होता है कि किसी चीज़ से विड्रॉ हो जाना, चूँकि निकाह के अंदर ऑप्शन सबसे पहले आपने देखा होगा, जब भी निकाह होता है तो पहले लड़की से इजाज़त ली जाती है, उसको ईजाब कहते हैं, ऑफ़र, और फिर उसके बाद लड़का कबूल करता है, एक्सेप्टेंस। तो इस ऑफ़र एक्सेप्टेंस के प्रोसेस को निकाह कहा जाता है। अब जब इसको ख़त्म करना चाहे तो एक तो तरीका होता है कि शौहर खुद ख़त्म करे, वो होती है तलाक, और दूसरा होता है बीवी ख़त्म करना चाहे तो उसको कहते हैं खुला, यानी ये विड्रॉ होना चाह रही है। तो खुला का मतलब है जो इसने अपना निकाह का एक लिबास ओढ़ा था वापस उतारना चाह रही है, लेकिन उसकी बहुत टफ एंड टाइट उसकी कंडीशन हैं कि वो अगर पाई जाएँ, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली कोई ऐसी डिसेबिलिटी हस्बैंड में पाई जाती हो कि जिसकी वजह से बीवी इसके साथ सर्वाइव ना कर सकती हो, और फिर उसको प्रूफ करे अदालत में कि भाई ये इसकी चीज़ें हैं कि मुझे ना नफ़ा नहीं देता ये, या फिज़िकली अनफिट है ये, उसके फिर मेडिकल पूरे टेस्ट हों, पूरा उसका इलाज की मोहलत दी जाए, सारी चीज़ों वो प्रोसेस के बाद अगर फिर हस्बैंड साइन नहीं करता और काजी ने उसको बुलाया, तो उसमें यह है कि वाक़तन कि ये अगर सच्ची है अपने दावे के अंदर और काजी अगर खुला दे देता है, तब उलमा की राय ये है कि उस वक्त तो खुला हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे जो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उलमा को शुकूक शुबहात हैं कि जो अर्जेंट बेसिस के ऊपर फ़ौरन 2-3 महीने में खुला दे दिया जाता है और पूरी तरह से शौहर को मोहलत नहीं दी जाती या तस्दीक नहीं होती,
तो उसमें कंडीशन अजीब हो जाती है कि अगर बीवी ने खुला ले लिया, तो बहुत सी बीवियाँ भी गड़बड़ करती हैं कि खुला ले लिया, अगर उनकी आगे की शादी नहीं हो रही तो कहती है हमारा तो खुला हुआ ही नहीं, वो पुराने शौहर से फिर रुजू कर लेती हैं बगैर निकाह के। तो यहाँ पे वो गलत है। तो कंडीशन बड़ी अजीब और गरीब हो जाती है कि शौहर ने अगर साइन नहीं किया तो एक तबका कहता है तलाक हो गई, एक तबका कहता है तलाक नहीं हुई। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, और फिर इसको अगर दोबारा रिपीट करना है शौहर को, तो उसमें भी कंडीशन मुख्तलिफ आ जाती है, फिर एहतियात की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, खुला के बाद निकाह हो सकता है क्या दोबारा? खुला के बाद तजदीद निकाह हो सकती है। तजदीद निकाह एक घर के दो अफराद जो समझदार हों, गवाह बना के उनके सामने तजदीद निकाह कर ली जाए तो निकाह हो जाता है इस तरह से। ठीक है। लेकिन मसला है कि अगर खुला नहीं हुआ, खुला वाक़ई नहीं हुआ, शौहर ने साइन नहीं किए और ये दावे में कहीं भी झूठी थी और उसने खुला लेकर कहीं और शादी कर ली, तो वो शादी भी इसकी फिर डाउटफुल कहलाएगी। उसमें यकीनी तौर पे नहीं होगा कि इसका वो निकाह दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पहले डिवोर्स अभी हुई नहीं, इसे दूसरी जगह निकाह। अच्छा, खुला के बाद कितनी मुद्दत तक आप रुजू कर सकते हैं? रुजू का इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें चूँकि कैंसिलेशन होता है, ये तनसीख निकाह कहलाता है कि आपका निकाह मनसूख हो गया तो उसके अंदर तजदीद निकाह होगी, बाकी इद्दत गुजरती जो होती है इनकी इद्दत। इसमें रुजू वाला ऑप्शन नहीं है कि जो रुजू कर सकते शौहर, बल्कि वो तजदीद निकाह होगी हर सूरत में। ठीक। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। एक सवाल रह गया है अलीज़े का, जिसका जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद। कहीं में जाएगा, मिलता है हमसे थोड़ी देर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती इमरान हक कल्याणवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आपका कोई सवाल है जो कि आपको जवाब उसका नहीं मिला, तो आप इस्लाम की रूह से उसका जवाब आज जान सकते हैं। कोई वजीफ़ा अगर आप जानना चाहते हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, अलीज़े ने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बीमारियों की जद में रहती है। जी, बीमारियाँ आजकल बहुत फैली हुई हैं, सभी तकरीबन घरों में मौसम के असरात की जद में हैं। तो उससे बचने के लिए या उससे एहतियात करने, मेडिसिन तो खैर है ही ज़रूरी, वो तो अपने तौर पे है, लेकिन ये कि कुछ आयात वगैरह ऐसी हैं जिसकी बरकत से अल्लाह पाक तमाम बीमारियों से, हादसा से महफूज रखते हैं। आमीन आमीन। एक तो सूरह यासीन की जो आयत है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इसको मैं अक्सर बताता हूँ कि आम जानी जादू टूने से बचने के लिए भी और जिस्मानी बीमारियों से बचने के लिए भी इसके विर्द में रहें, इसके विर्द में रहने, इसको कसरत से विर्द में रखा करें। और इसी तरह या सलामू, इसका भी विर्द रखा जाए, कम से कम 313 बार इसको अगर पढ़ा जाए तो इससे इंशाल्लाह शिफा रहेगी। फिर सबसे बड़ी जो सूरह शिफा है वो सूरह फातिहा। इसके अंदर रब्बे करीम ने बहुत बड़ी ज़बरदस्त शिफा रखी है। तो सुबह शाम 7 बार सूरह फातिहा, और जब वबाई अमराज आते हैं तो इसमें हमारे उलमा, मशाइख, बुजुर्गान दीन वो सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये पूरी सूरत बताया करते थे। तो इस सूरत को भी 7 मरतबा या 11 मरतबा विर्द में रखा जा सकता है, पानी में दम करके पी सकते हैं। तो तमाम वबाई, मूजी, मोलिक अमराज से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। मुफ्ती साहब, हमसे बहुत सारे लोग इस तरह की भी चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि जिस तरह अभी ये सवाल है जो कि हमें बहुत कॉमनली रिसीव होता है। हमसे अस्मा ने पूछा है फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्मा कह रही है कि मैं हमेशा बदगुमानी का शिकार रहती हूँ, दिल में वसवसे, बुरे ख्यालात आते हैं, रात को बुरे ख्वाब आते हैं। इनकी उम्र 32 साल है, शादीशुदा हैं, बच्चे। जब भी कोई भी घर में दावत है, कोई भी चीज़ अच्छी होने वाली होती है, मुझे उसके बारे में बुरे ख्याल आते हैं। अगर कभी 2-3 दिन खुश होती हूँ तो आगे 2-3 दिन गम के ज़रूर आते हैं। इसके अंदर भी जहाँ मुख्तलिफ देखें अरवाह हैं, जो रूहें अल्लाह ने हमें रख दी हैं, तो बहुत सी रूहों के अंदर कोई नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी पावर भी दी है कि वो उसको चेंज कर सकता है। अपने आप को पॉजिटिव बनाया, मुस्बत सोचे, मुस्बत देखे, मुस्बत रखे, तो अल्लाह पाक उसको मुस्बत भी बना देते हैं। बहरहाल उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि एक तो सूरह फलक और नास को ख़ास तरतीब में पढ़ा जाए। तरतीब ये रखी जाए कि 41 मरतबा 41 दिन तक सूरह फलक और नास को किसी मखसूस वक्त में मुतय्यन कर लें, और उस वक्त के अंदर इसी नियत से पढ़ें कि मेरे अंदर जितने भी वसवसे आते हैं, शैतानी वसवास आते हैं, ये चले जाएँ। पढ़ने के बाद दोनों हाथों पर दम करके अपने जिस्म पे फेर लें, पानी पे दम करके रख लें, पानी दिन भर पिएँ, इसी नियत से कि वो वसवसे जो गलत आते हैं वो या डरावने ख्वाब आ रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाए। और इसी तरह उसके साथ साथ चलते फिरते कम से कम ऐसा कर लें कि दिन में 300 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ही आ जाए। अब जिसके बारे में ख़ास तौर पे कोई नेगेटिविटी आ भी रही है तो उसके बारे में अच्छा रवैया कायम करें, और कम से कम उसके लिए हफ्ते में 2 रकात नमाज़ पढ़ के, अगर किसी की तरफ से ख़ास कोई मनफी कोई उसको अपने दिल में महसूस हो रहे जज्बात, तो उसके लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह मेरे दिल में इसके लिए जो भी किसी किस्म की मनफियत है, कोई इस तरह की बातें आ रही हैं,
मेरे दिल को साफ़ फरमा दे। ये बात सिर्फ उसको और उसके अल्लाह को पता हो, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दिल में मुस्बत जज्बात पैदा होने शुरू हो जाएंगे, मनफियत ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है नतालिया फ्रॉम लाहौर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी, बताइए। मैं मुफ्ती साहब से बात कर सकती हूँ? जी जी, प्लीज़ बात कीजिए। मुफ्ती साहब, मैं पहले क्रिश्चियन थी, तो फिर मैंने ऑब्वियसली इंस्पायर हुई, मैं कुरान शरीफ पढ़ के फिर उसके बाद मैंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे मेरा सेक्ट पूछते हैं कि आप बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया सुन्नी, मतलब ये वाली सारी बातें करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप कि इसको ये ज़रूरी है, या फिर मुझे तो मतलब कुरान शरीफ जो है वो एक कहा जाता है कि वे ऑफ लाइफ है, तो मैं उसको करूं या फिर ये सेक्ट वाली चीज अपनाना जरूरी है? आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी, बहुत शुक्रिया नतालिया कॉल करने के लिए। ऑनर आपको जवाब देते हैं। बड़ा जी हाँ, एक तो इनको मुबारक हो गंभीर सवाल अल्हम्दुलिल्लाह ने है। इस्लाम कबूल किया है माशाल्लाह। और ज़ाहिर है कि देखें पाकिस्तान से ज़्यादा गैर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर लोग इस्लाम कबूल करते हैं, और उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी फ़िरक़े से बिलोंग करें तभी आपका इस्लाम कबूल होगा। एक सिंपल सा जो उसूल है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये अपने जहन में फ़ोकस कर लें कि कोई कुरान करीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें बराह रास्त उस वक्त के मुताबिक हमें मिलती हैं कि उस वक्त जो रसूल पाक की एक ज़िंदगी थी, हयात तय्यबा थी, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। जो चीज़ें हमारी क़ब्र में पूछी जानी है, मरने के बाद पूछी जानी है कि नमाज़ पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, वो उसकी तैयारी करें। बाकी ज़कात वक्त पे दी थी, अदा की थी नहीं की थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर वक्त तक अपनी उम्मत को इन्हीं चीज़ों पर फोकस था कि, और आखिर वक्त पर जब दुनिया से आप पर्दा फरमा रहे थे तो आपने ये फरमाया क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आपने बाकी जितने भी हम बहुत सारे झमेले हमने बना लिए, वो झमेले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुक़द्दस में नहीं थे। उस वक्त तो ये हाल था कि आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो शहीद हुए हैं तो उनको जब कफ़न दिया गया तो पूरा कफ़न भी उनकी बॉडी पे नहीं आ रहा था। सर ढकते थे पाँव खुल जाते थे, पाँव ढकते थे सर खुल जाता था। और आज हमारे यहाँ ये है कि कब्रों पे इतने कपड़ों के ढेर लगे हुए होते हैं कि हज़ारों के हिसाब से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिंपल सा साफ़ सुथरा दीन हमें बता दिया कि असल जो चीज़ हमें लेके जानी वो काम आएगी वहाँ पे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी जब शहादत आपकी हो चुकी थी, यानी ज़ख्मी हो चुके थे और बिल्कुल वफ़ात के करीब आ रहे थे, तो साहबजादों से यही कहा था कि देखो मेरे कफ़न की फ़िक्र मत करना कि कीमती कफ़न दो, मुझे बिल्कुल सस्ता सा कोई कफ़न पहना देना। अगर मैं अल्लाह के मुक़र्रब हूँ तो मेरा ये सस्ता सा कफ़न कोई माने नहीं रखता, वहाँ जन्नत का मुझे बेहतरीन कफ़न मिलेगा। और अगर मैं अल्लाह की निगाह में मुक़र्रब नहीं हूँ तो तुम जितना कीमती से कीमती भी कफ़न मुझे पहना दोगे, उसकी कोई वहाँ हैसियत नहीं है। तो ये चीज़ें जो रसूल पाक ने पूरी ज़िंदगी आपने हज्जतुल विदा में भी और आखिरी वक्त तक भी वो फरमाई कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना, ये चीज़ें आज जिनकी सारी गरीबों से हमदर्दी। और दूसरी चीज़ आपने फरमाई थी अपनी बीवियों के हकूक़ के बारे में फरमाया था कि देखो जिनको तुम अल्लाह के नाम पर अपने ज़िंदगी में अपना बना लेते हो, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। चंद चीज़ें आपकी बिल्कुल आखिर वक्त तक थी जो आपने बिल्कुल चंद लम्हात पहले फरमाई थी, उसमें बीवी के भी हक़ थे कि उस पर जुल्म न करना, तुमने अल्लाह के नाम से उसको अपने निकाह में किया है। ग़ुलामों के हकूक़ के बारे में डरते रहना, और आखिरी जुमला आपका यही था कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें जो बना ली हैं जो कब्र में पूछी भी नहीं जाएंगी, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुम ये करते क्यों थे, इसको कौन सा दीन, कौन सा कुरान, कौन सा इस्लाम ने बयान किया था, तो उसमें हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल दीन है, बहुत आसान से आज भी कि आप बस नमाज़ पढ़ें। हाँ, उसमें आप हक़ को हाथ बांधना यहाँ यहाँ सबके अपने अपने फ़िक़े हैं। नमाज का पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि हाथ कहाँ बांधा कहाँ नहीं बांधा। वक्त पे नमाज़ पढ़ना है, वक्त पे ज़कात देनी है, हज हो तो हज कर लें। इंशाअल्लाह अगर किसी फ़िरक़े से बिलोंग ना भी करती हों और बाकायदा अल्लाह रसूल की इताअत करती हों तो सीधे अल्लाह ने ज़्यादा जन्नत में जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब कोई दुआएं थी जो आपने बतानी थी हमें? जी, कुछ आज मैं दुआएं लेकर आया था और ये स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह चल जाएंगी। एक तो ये दुआ है कि इंसान की अब तरक्की होती है, बहुत से लोग देख के हसद करने लग जाते हैं। अक्सर ये होता है उसके रिश्तेदार दोस्त अहबाब बताते हैं भाई ये तो हमारे सामने ऐसा था, इसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, खाने को लाले पड़ते थे, हम इनकी मदद करते थे, वगैरह वगैरह। फ़र्ज़ी बातें भी होती हैं, कुछ हकीकी भी होती हैं। तो ऐसी कैफियत में जब इंसान तरक्की पहुँच जाता है तो उसके लिए एक दुआ है हस्बी अल्लाहुल हसीब। इस दुआ को 313 बार रोज़ाना पढ़ लें, हस्बी अल्लाहुल हसीब, तो एक तो और मज़ीद तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक खूब बुलंदी अता फरमाएंगे। इसका भी रख लिया करें, ये इंशाअल्लाह स्क्रीन पे भी चल जाएगी, हस्बी अल्लाहुल हसीब। और दूसरा एक अमल है, हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़बरदस्त अमल बताया कि कोई मुश्किल काम फंस जाए, बहुत ज़्यादा होता है, कभी किसी काम में अटक गए, तो उसके लिए ख़ास दुरूद है, वो दुरूद पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक। 100 मरतबा ये पढ़ें और उसके बाद 11 मरतबा अल-मुअती हुवा अल्लाह, 1100 मरतबा अल-मुअती हुवा अल्लाह। मुअती अता से है कि अल्लाह ही अता फरमाने वाले हैं। तो ये
कुछ दिन पाबंदी से पढ़ लें, अगर 40 दिन कर लें तो बहुत बेहतर है, इशा के बाद करें तो और बेहतर है। तरक्की चाहिए, जॉब चाहिए, कहीं कोई ऐसा या अपना घर चाहिए, किसी मकसद के लिए पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको वो मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, दूसरा एक अमल है कि उमूमन मर्दों को, औरतों को ये होता है कि चेहरा साफ़ सुथरा हो, दाग धब्बे हो गए, दाने निकल गए, उसके लिए दुआ वो है सूरत अबस की आयत नंबर ये 30 और 39, वजूह यौमइज़ मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। ये जन्नतियों के बारे में आता है, लेकिन हर आयत की तासीर दुनिया में भी होती है कि वजूह यौमइज़ मुस्फ़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन चमकते दमकते होंगे, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, और वो खिलते हुए होंगे। ज़ाहिका माने इस्माइल होंगे उनके चेहरों पर, और मुस्तबशिरा खुशखबरी वाले होंगे। जिस तरह किसी खुशी होती है ना, डिग्री अवार्ड हो रही हो रहा है, एक चेहरा खिला हुआ होता है, इस्माइल होती है, तो ये जन्नतियों की जो कैफियत आई है। तो सूरह अबस व तवल्ला 30वें पारे में है, तो उसकी आयत नंबर 38 39 ये पढ़ लिया करें, तादाद अपने मुतय्यन कर लें, फातो बदम करके चेहरे पे फेर लें, तो इंशाल्लाह चेहरे पे साफ़ सुथरा एक असर आ जाएगा। आखिरी एक दुआ है मुसल्लमतुल्ला शियत फ़ीहा, सूरह बकरा की आयत नंबर 71 है। ये भी दाग धब्बों के लिए कि बॉडी पे कोई एलर्जी है, निशान है, दाग धब्बे हैं, या खुदा न खासा बर्स के निशानात वगैरह होने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, तो या उम्र जब बढ़ने लग जाती है उसकी वजह से कोई दाग धब्बे चेहरे पे आने लग जाते हैं, तो सूरह बकरा की आयत नंबर 71 मुसल्लमतुल्ला शियत फ़ीहा, इस आयत को भी 7, 11, 21, 41 जितना हो पढ़ के अपने ऊपर दम किया करें, पानी में दम करके पिया करें। मुसल्लमतुल्ला शियत फ़ीहा, बकरा आयत नंबर 71, तो इंशाल्लाह इससे जिस्म के चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है, पिंकटोबर कहा जाता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। अपने चेकअप्स के लिए ज़रूर जाइए, बर वक्त तशख़ीस से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट वीकेंड। आपसे इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, खुदा हाफ़िज़।